College. हेलो। या मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? Am I audible and visible properly? सभी लोगों को विनती है कि अपना माइक बंद कीजिए। अशोक जी, वासंती जी, आपका माइक ओपन हो जाता है।
आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि अपना माइक बंद रखिएगा प्लीज।
एक 5 मिनट्स में हम शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे मास्टर क्लास में। जब तक दूसरे लोग जुड़ते हैं तब तक आप अपना नाम और लोकेशन, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से जुड़े हैं, ये आप चैट बॉक्स में लिखिए। आप लोग चैट बॉक्स में अपना नाम और लोकेशन, आप कहाँ से जुड़े हैं। मेरी आवाज़ आप सभी लोगों तक आ रही है। मुनीता गाला मुंबई जी, मुंबई से जुड़े हैं। रोहित डोंबिवली से हैं। गुड इवनिंग हेमंत जी, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। अमीषा जी मुलुंड से जुड़े हैं। आप में से जो लोग पहली बार कोई वेबिनार या मास्टर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो 1 लिखिए। अगर आपने इसके पहले कभी कोई वेबिनार मेरा अटेंड किया है तो आप R लिख सकते हैं। जो लोग पहली बार हैं वो लोग 1 लिखिए। ज्योति जी सालेम तमिलनाडु से है, तमिलगाम से। गुड इवनिंग। ओके। कई सारे लोग पहली बार जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के मास्टर क्लास में। आज का हमारा विषय है स्ट्रेसलेस लिव मोर। मानसिक तनाव के ऊपर आधारित ये विषय है, काफी महत्वपूर्ण है। 2 मिनट में हम लोग शुरू करते हैं ताकि जुड़ने वाले लोग जुड़ जाएंगे। जिन लोगों ने चैट बॉक्स में अपना नाम और लोकेशन लिखा नहीं है वो प्लीज अपना नाम और लोकेशन लिख दीजिए ताकि पता चले आप कहाँ से जुड़े हैं और आपका नाम क्या है।
कस्तूर मारू मुंबई से है। आप लोग ध्यान रखिएगा आपका माइक ओपन ना हो जाए, ताकि हमें वेबिनार के दौरान डिस्टरबेंस ना हो। ओके, ज्योति जी सेकंड टाइम अटेंड कर रही है, ग्रेट। અને if four चलिए, ठीक है, हम लोग अभी शुरू करते हैं। आप लोग अपना माइक बंद रखिएगा और अपना ध्यान वेबिनार की ओर रखिएगा, ताकि आपको जो भी वेबिनार के दौरान बताया जाता है वो आप ध्यान से सुन सको और उसका फायदा ले सको। तो अगर आप साथ में दूसरा कुछ काम कर रहे हैं तो आपका पूरा फोकस आप यहाँ पे रखिए, ताकि आप कुछ सीख सको यहाँ से। आपने जो आपका कीमती वक्त यहाँ पे निकाला हुआ है वो आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर दे सकता है, अगर आप यहाँ पे पूरा ध्यान रखेंगे। कई सारे लोग नए हैं या पहली बार जुड़ रहे हैं, तो अगर आप सब लोगों की इजाजत हो तो मैं शॉर्ट में मेरा परिचय दे दूं और फिर हम आगे भी शुरू करेंगे। अगर आप यस लिखें तो मैं अपना परिचय दे के शुरुआत कर दूं। यस, ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच आपके रिस्पॉन्स के लिए। आप लोग बीच बीच में मेरे सवालों का जवाब देते रहिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी बात आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं। यस ज्योति जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ऑनलाइन में हमें पता नहीं चलता है कि हमारे सामने जो बैठे हैं वो सच में हमें सुन रहे हैं भी या नहीं। ऑफलाइन में तो हमारी नज़र के सामने होता है तो हमें पता भी चलता है, लेकिन ऑनलाइन में और खास करके जब भी वीडियो बंद हो तो हमें पता ही नहीं चलता कि सामने पार्टिसिपेंट्स बैठे भी हैं या नहीं, या हमारी बात सुन पा रहे हैं कि नहीं। आप लोग सिर्फ चेक करिएगा अपना माइक, अगर खुल जाता है तो बंद कर दिएगा, ताकि किसी को डिस्टरबेंस ना हो बीच में। क्योंकि बार बार अगर मुझे माइक बंद करना पड़े या सबको म्यूट करना पड़े तो हमें डिस्टर्ब भी होगा, लिंक भी टूट जाएगी। ठीक है, ओके। आप सभी लोगों को नमस्कार और आपका स्वागत है आज के हमारे इस मास्टर क्लास में। मेरा नाम है डॉक्टर अल्पेश रैयानी। मैं डोंबिवली मुंबई से हूँ और पिछले 26 सालों से मैं अल्टरनेटिव थेरेपी प्रैक्टिस करता हूँ। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मैग्नेटोथेरेपी, बैच फ्लावर थेरेपी, ग्वासा थेरेपी, ऐसे अनेक किस्म की पद्धतियों का इस्तेमाल करके बीमारियों को ठीक करता हूँ और साथ साथ में लोगों को सिखाता भी हूँ। करीबन 26 साल में हजारों लोग एक्यूप्रेशर और अन्य पद्धतियां सीखे हैं, उसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घर के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। जिनमें से कुछ लोग प्रोफेशनली भी इसमें आगे बढ़ के अपना खुद का थेरेपी सेंटर शुरू करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग पेशेंट के घर पे जा करके उनका इलाज कर रहे हैं। तो ये सब ऐसी पद्धतियां हैं, डू इट योर सेल्फ, यानी सेल्फ हीलिंग थेरेपीज है, कि आप खुद ब खुद सीख करके अपना इलाज भी कर सकते हैं, बड़ी बीमारियों से बच भी सकते हैं और दवाइयों का सेवन कम करके आप और अच्छा जीवन बिता सकते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है स्ट्रेस लेस लिव मोर।
स्ट्रेस यानी तनाव। आज हमारे वेबिनार में जो लोग भी अटेंड कर रहे हैं, उनमें से कोई भी ऐसा इंसान है जिन्होंने कभी स्ट्रेस का अनुभव ना किया हो, कोई भी तनाव का अनुभव ना किया हो? अगर कोई ऐसा है तो मी लिखिए। अगर आपने कभी भी अनुभव किया हो, स्ट्रेस से गुजरे हो, तो यस लिखिए। अगर ना किया हो तो मी लिखिए, ताकि पता चले कि कोई है कि जिन्होंने स्ट्रेस का अनुभव कभी किया नहीं है, या स्ट्रेस की वजह से किसी को कोई तकलीफ हुई नहीं है। यस, यस, यस। सभी लोगों ने स्ट्रेस का अनुभव किया है, और खास करके जो लोग सिटीज में रहते हैं, तो वर्तमान समय में वर्तमान जीवन का जो स्तर है वो काफी तनावपूर्ण है। कंटिन्यूअसली स्ट्रेस होता है। हम लोग अक्सर स्ट्रेस की बात तो करते हैं कि मुझे टेंशन है, मुझे स्ट्रेस है, मुझे तनाव है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, या तो वो किस तरीके से हमारे जीवन में उसका असर होता है, इसके बारे में हम लोग कभी उतना गहराई से सोचते नहीं है, या तो उसके बारे में कभी उतना चिंतन करते नहीं है। लेकिन अभी वक्त आ गया है कि हमें स्ट्रेस के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। आप में से कितने लोगों को कभी ना कभी सर दर्द की शिकायत हुई है, या जब भी एग्जाम या ऐसा कोई तनाव होता है और आपको सर दर्द होने लगता है? खास करके जैसे स्टूडेंट्स में अगर आप देखेंगे, तो एग्जाम के वक्त में उनको टेंशन आ जाता है, और कई सारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, आपने देखा होगा। तो ये जो स्ट्रेस है वो केवल बड़े लोगों को परेशान नहीं करता, छोटे बच्चों को भी परेशान करता है। और ये अक्सर एग्जाम के पहले आपने देखा होगा कि या तो बच्चों को बुखार आ जाता है, या टॉन्सिल्स की जैसी शिकायत हो जाती है, या सर्दी खांसी हो जाती है। और ये करीबन होता है एग्जाम के कुछ 8-15 दिन पहले ही। उसके अलावा आपने देखा होगा या आपने महसूस किया होगा, अपने स्कूल डेज की बात करें, या जब भी आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, या आपको कोई स्टेज परफॉर्मेंस देना होता है, तो उसके पहले अगर आपको कितना भी अच्छा खाना आपके सामने दिया जाए, तो भी आप वो प्यार से नहीं खा सकते। वो जो आनंद लेकर के जो आपको टेस्ट मिलता है, वो स्वाद के साथ में आप नहीं खा सकते। अब देखिए, जब भी एग्जाम देने जाना हो, 11 बजे का पेपर है, 9 बजे हमारे सामने कितना भी अच्छा नाश्ता या खाना रखा हो, तो भी हमें वो खाने का दिल नहीं होता है। हम खाते भी है तो भी उसमें वो स्वाद नहीं आता है, जो आनंद आना चाहिए वो नहीं आता है। लेकिन जैसे ही 2 बजे पेपर खत्म होता है, उसके बाद में हम घर पे आते हैं, और फिर 3 बजे हम लोग जो खाना खाते हैं, फिर वो सूखी रोटी भी हो तो भी हमें अच्छी लगती है। तो जब भी हमारा कोई परफॉर्मेंस हो, स्टेज परफॉर्मेंस हो, या कोई भी ऐसा इंटरव्यू हो, तो उसके पहले हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, घबराहट बेचैनी होती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो ऐसे कई सारे सिम्टम्स हमें प्रोड्यूस होते हैं। और जैसे ही वो इंटरव्यू खत्म हो जाता है, या एग्जाम खत्म हो जाती है, परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है, उसके बाद में हम इतना रिलैक्स महसूस करते हैं, और उसके बाद में ही हमें हमारा दिमाग सही मायने में काम करने लगता है। ऐसा अनुभव आप सभी लोगों ने अपनी जिंदगी में किया होगा। अभी भी कई बार आपको ये अनुभव होता होगा। तो स्ट्रेस जो है वो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। तो स्ट्रेस तो आता ही है, लेकिन ये स्ट्रेस को हमारे शरीर और मन के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, और किस तरीके से हमें उसे हैंडल करना चाहिए, ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये सीखना ना ही केवल हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो है, वो लोग जिस प्रकार के माहौल में बड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी का ओवरलोड, फास्ट फूड, जंक फूड, तो ये सब की वजह से उन लोगों में मानसिक तनाव, एंग्जायटी, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रही है।
लेकिन अगर हमें ही पता नहीं है कि स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर पाए, या हम ही स्ट्रेस मैनेज ना कर पाए, तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को क्या सिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें जानकारी लेना जरूरी है कि हमें स्ट्रेस को किस तरीके से हैंडल करना है। मैं मेरे स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्ट्रेसलेस लिव मोर, ये टाइटल ही बताता है कि इसका मतलब क्या है। अगर किसी का माइक ओपन हो गया तो प्लीज बंद कर दीजिए। अगर हमें लंबा आयुष्य जीना हो, हमें अच्छी जिंदगी बितानी हो, तो हमें स्ट्रेस को कम से कम करना होगा, स्ट्रेस को मैनेज करने को सीखना होगा, स्ट्रेस स्ट्रेस की वजह से होने वाली तकलीफें को हमें कंट्रोल करना होगा। तो आज हम स्ट्रेस के बारे में देखेंगे, अनरिवीलिंग द स्ट्रेस मिस्ट्री। स्ट्रेस दो किस्म के होते हैं, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस यानी पॉजिटिव स्ट्रेस, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग होती है। हर एक जगह पे आप देखो तो एक सिक्के की दो बाजू होती है। कभी भी कोई संपूर्ण रूप से खराब नहीं होता है, संपूर्ण रूप से अच्छा नहीं होता है। अगर कुछ अच्छा है तो उसमें कुछ बुरापन भी होगा, और अगर कुछ बुरा है तो उसमें अच्छापन भी होगा। तो जैसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग, तो उसी प्रकार से स्ट्रेस भी दो किस्म का होता है, पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस। अब कोई कहेगा कि स्ट्रेस तो स्ट्रेस ही होता है, वो पॉजिटिव कैसे हो सकता है। आपको अगर पता हो या आपने अगर अनुभव किया हो, तो आप जो भी अच्छे से कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं, गोल अचीव कर सकते हैं, उसके पीछे की वजह भी स्ट्रेस ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फाइनल एग्जाम अप्रैल में आने वाली है, तो बराबर मार्च एंड तक हमें हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होता है। तो हमें पता है कि हमें 1 अप्रैल से पहले हमें सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो वो हम अच्छी तरीके से कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सामने डेडलाइन, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है, तो उसके पहले सारा अकाउंट्स और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो वो टारगेट है, तो इसकी वजह से ही हम प्लानिंग करके वो टारगेट अचीव कर सकते हैं, ताकि हम 31 मार्च के पहले हमारा सारा काम या सारा फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जो वर्क है वो कंप्लीट कर पाए। किसी का माइक ओपन रह गया है। रिकॉर्डिंग थी ये तो। आप लोग प्लीज ध्यान रखिए, माइक आपका ओपन हो जाता है, बंद रखिए। तो ये जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, वो आपको टारगेट अचीव करने के लिए, आपका टास्क कंप्लीट करने के लिए काम में आता है। यानी आपको स्ट्रेस होना जरूरी है, लेकिन वो पॉजिटिव स्ट्रेस हो तो आप उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। आपको पता है कि अभी 1 सितंबर को अगर एग्जाम आने वाली है, आज 15 अगस्त है, तो हमारे हाथ में 16 दिन है। तो ये 16 दिन के बीच में हमें क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं, कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं, हर एक सब्जेक्ट में कितने लेसन हैं, तो ये सारा आप प्लानिंग करके कवर कर सकते हैं। समझो 5 सब्जेक्ट हो, तो 16 दिन में आप 3-3 दिन हर एक सब्जेक्ट के लिए दे सकते हैं। तो ये आपको एक टारगेट होता है, आपको एक प्लानिंग करने के लिए वक्त मिलता है कि हर 3 दिन में आपको एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। तो 15 दिन में आप पांचों सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आप वापस से 16वें दिन में 1 सितंबर की जो एग्जाम है उसकी आप प्रिपरेशन कर सकें। तो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, वो आपको मदद करता है आगे बढ़ने के लिए, आपके टारगेट अचीव करने के लिए, आपका जो भी गोल है वो गोल अचीव करने के लिए। लेकिन जब वो स्ट्रेस सर पे हावी हो जाता है और फिर वो हमें डिस्ट्रेस देता है, यानी डिस्कम्फर्ट देता है, हमें तकलीफ देने लगता है, और फिर शुरू होते हैं प्रॉब्लम्स का सिलसिला। फिर घबराहट बेचैनी होने लगती है,
उसके बाद में कभी कभी हमें उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कभी हमारी शुगर बढ़ जाती है, कभी एसिडिटी बढ़ जाती है, कभी हाजमा बिगड़ जाता है, या बार बार मोशन होता है, या लूज मोशन हो जाता है, या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, गैसेस होने लगते हैं, हेडेक होता है। तो ऐसी कई किस्म की शिकायतें शुरू होती है। तो ये डिस्ट्रेस है। तो यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस, यानी पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जब तक पॉजिटिव वे में काम में आता है, तब तक वो हमारे डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमारा डेवलपमेंट जो होता है वो पॉजिटिव स्ट्रेस की वजह से होता है, क्योंकि आपके सामने अगर एक टारगेट हो, आपके सामने एक डेडलाइन हो, तो आप बराबर से अपना प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन डेडलाइन होने के बावजूद भी जब हम प्लानिंग नहीं करते हैं, जब हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, हम प्रायोरिटी सेट नहीं करते हैं, और उसके बाद में फिर डिस्ट्रेस शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर हमें पता है कि हमें 15 दिन में 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, लेकिन हम लोगों ने प्रायोरिटी सेट नहीं की, हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, 3 दिन की बजाय हमारा एक सब्जेक्ट 5 दिन तक चला या 4 दिन तक चला, तो अगर 4 4 दिन एक एक सब्जेक्ट चलेगा हमारा, तो हम लोग 15 16 दिन में केवल 4 ही सब्जेक्ट कर पाएंगे, तो हमारा 5वां सब्जेक्ट छूट जाएगा। या तो फिर 4 दिन में सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला है कि हमारे पास में 3 ही दिन है, तो हमने 3 दिन किया तो वो एक दिन कम पड़ा, तो वो सब्जेक्ट का वो एक दिन का हिस्सा हमारा कमजोर रहेगा। यानी वो हमें टेंशन देगा, क्योंकि हमें पता है कि ये सिलेबस मेरा बाकी रह गया, ये पोर्शन मेरा बाकी रह गया, और वो हमें परेशान करते रहेगा। और इसी तरीके से स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव स्ट्रेस से नेगेटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट होते जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि ये स्ट्रेसर जो है वर्तमान समय में, वो कौन से ऐसे स्ट्रेस फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमें तकलीफें भुगतनी पड़ती हैं। कई सारे स्ट्रेसर्स हैं, कई सारी वजह है स्ट्रेस बढ़ने की। उसमें वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो 2 3 स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। उसमें एक है वर्क प्लेस स्ट्रेस, यानी काम का दबाव। आप जहाँ कहीं पे भी जॉब करते हैं, प्रोफेशन में हैं, तो वो प्रोफेशन में जब भी आप आगे बढ़ते हैं, तो उसका एक अलग से स्ट्रेस होता है, और वो स्ट्रेस आपको परेशान करता है। तो वर्तमान समय में जो महत्वपूर्ण स्ट्रेस है, उसमें से एक महत्वपूर्ण स्ट्रेस है वर्क प्लेस, यानी कामकाज का दबाव। खास करके कोविड के बाद में आपने देखा होगा कि वर्कलोड काफी बढ़ गया है। सभी जगह पे ऑफिसेस में एम्प्लॉयज कम करते जा रहे हैं, यानी एक इंसान को दो दो लोगों की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, दो दो लोगों का काम करना पड़ता है, लेकिन पगार एक का जो मिलता था उसमें भी कटौती हो गई है। यानी ये जो दबाव है ये कंटिन्यूअसली आपको स्ट्रेस देता है, प्रेशर देता है कि किस तरीके से हम हमारी जिंदगी की जरूरतें पूरी करेंगे। खर्चा बढ़ते जा रहा है, इनकम कम होते जा रही है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को काम का ड्यूरेशन बढ़ गया है। ऑफिस आवर्स 8 घंटे के होते थे, लेकिन ऑनलाइन की वजह से अभी 11 12 घंटे भी वर्किंग शेड्यूल चलते रहता है। ना भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर ना बोल दिया तो दूसरा एम्प्लॉय को काम दे देंगे, हमें छुट्टी दे देंगे या पगार कम कर देंगे। तो ये डर की वजह से जो भी करना पड़ता है, इच्छा हो या ना हो करना ही पड़ता है। तो ये वर्कलोड प्रेशर। जो लोग ऑफिसेस में जा रहे हैं, तो उन लोगों को ट्रैवलिंग भी करना है, उनको घर की जिम्मेदारी भी निभानी है, ऑफिस पे भी टाइम पे पहुंचना है। तो ये कंटिन्यूअसली स्ट्रेस है, जिसकी वजह से वो लोग भी परेशान है। यानी ये काम काज का जो प्रेशर है, ये काफी लोगों को परेशान करता है। और उसमें भी अगर खास करके वर्किंग लेडीज हो, तो उनको उसकी तकलीफ बहुत ही ज्यादा होनी होती है, क्योंकि उन लोगों को घर की जिम्मेदारी भी निभानी है, वक्त पे बच्चों का, फैमिली मेंबर्स का खाना पीना बना करके प्रिपेयर करके उनको, खुद को ट्रैवलिंग करके ऑफिस जाना है, ऑफिस में टाइम पे पहुंचना है, ऑफिस का टारगेट कंप्लीट करना है, और उसके बाद में शाम को आते ही वापस घर का काम निपटाने का है, कल की तैयारी करनी है। यानी कंटिन्यूस वो लोग तनाव में होते हैं। मेरे यहाँ पे कई बार पेशेंट आते हैं, खास करके वर्किंग लेडीज जो आती हैं,
उन लोगों को तकलीफें बहुत सारी होती है, उन लोगों को घुटने का दर्द है, गर्दन का, कमर का दर्द है, एसिडिटी की शिकायत है। उसके अलावा कई बार पहले के समय में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब जेंट्स में ज्यादा देखने को मिलते थे, लेडीज में उतना नहीं होता था। लेकिन जब से वर्किंग कल्चर शुरू हुआ है, तब से लेडीज में भी ये सारे प्रॉब्लम शुरू होने लगे हैं। हमें जब भी मेडिकल कॉलेज में सिखाया जाता था, तभी बताया जाता था कि कुछ बीमारियां जो होती है वो कैटेगराइज होती है। जैसे फीमेल्स हैं तो उन लोगों में गॉल ब्लैडर स्टोन कॉमन है, पित्ताशय की पथरी जिसको बोलते हैं, तो वो गॉल ब्लैडर स्टोन उनमें ज्यादा होता है। और वो उसके लिए याद रखने के लिए हमें सर ने बताया था कि आपको 3 F याद रखना है, 40, फैटी, फीमेल। यानी अगर कोई फीमेल 40+ है और उसका वजन ज्यादा है, तो उसको गॉल ब्लैडर स्टोन होने के पूरे चांसेस। लेकिन अभी सिनारियो बदल गया है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं रहा है, अभी जेंट्स को भी गॉल ब्लैडर स्टोन होने लगे हैं। मेरे यहाँ पे अभी लास्ट वीक में एक पेशेंट आए थे, उनका तो वजन भी ज्यादा नहीं था, जेंट्स पेशेंट है, लेकिन उनको गॉल ब्लैडर स्टोन थे और उसकी वजह से उनका गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ा। ऐसे कई सारे पेशेंट आते हैं। यानी पहले एक जो वक्त था कि थायराइड यानी फीमेल्स को होता था, तो अभी ऐसा नहीं है, अभी थायराइड की शिकायत जेंट्स में भी होने लगी है। पहले हार्ट अटैक यानी ज्यादातर जेंट्स को ही हार्ट अटैक आते थे, आजकल ऐसा नहीं है, लेडीज को भी हार्ट अटैक आने लगे। यानी अभी पूरा सिस्टम चेंज हो गया है वर्किंग स्ट्रेस की वजह से। तो कंटिन्यू स्ट्रेस जो लोग करते हैं, खास करके वर्किंग लेडीज, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा तनाव होता है, और अनफॉर्चुनेटली उनके पास में टाइम भी नहीं होता है ट्रीटमेंट के लिए। वो लोग गोलियां खा करके अपना काम चलाते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि गोलियां ये सॉल्यूशन नहीं है कोई भी बीमारी के लिए। फिर भले आप डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के लिए लेते हो, या एसिडिटी के लिए लेते हो, या जॉइंट पेन के लिए लेते हो, अगर दवाइयों से सब कुछ ठीक हो जाता, तो जितने भी लोग दुनिया में दवाइयां ले रहे हैं, तो वो इतने सालों पर दवाई लेने के बाद में वो ठीक होने चाहिए थे। या तो उनका डायबिटीज ठीक हो जाना चाहिए, या थायराइड ठीक हो जाना चाहिए, या ब्लड प्रेशर ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। आपने देखा होगा 20 साल पहले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कितने थे? आप अगर अपने आसपास सर्वे करेंगे, जो लोगों को अभी जो 40+ हैं, वो लोग अपने यंग एज की बात करें या तभी का अगर ध्यान में लाए, तो एम्स, फोर्टिस या ऐसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो हैं, तो ऐसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स 20 साल पहले कितनी हुआ करती थी? लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस, हाई टेक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस कितने हुआ करते थे? आजकल तो सिटी स्कैन, MRI और भी आगे आगे की टेक्निक्स आने लगी हैं। पहले तो केवल एक्सरे वगैरह हुआ करता था, एक्सरे सोनोग्राफी मुश्किल से होती थी, सिटी स्कैन था, MRI उसके बाद में आ गया। तभी डॉक्टर्स नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुएट लेवल यानी MBBS, BAMS, BHMS, ये एक स्टेज था, और उसके बाद में एक स्टेज होता था MD लेवल का, यानी वो स्पेशलिटी। फिर वो कोई स्किन स्पेशलिस्ट हो, कोई पीडियाट्रिशियन हो, कोई गायनेकोलॉजिस्ट हो, कोई ऑर्थोपेडिक हो, तो इतना ही स्टेज होता था। लेकिन आजकल सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स होने लगे हैं। पहले सिर्फ आंखों के स्पेशलिस्ट थे, अभी आंखों के अंदर रेटिना के स्पेशलिस्ट है। तो कोई अलग अलग छोटी छोटी चीजों के स्पेशलिस्ट अभी आजकल डेवलप होने लगे हैं। यानी इतने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स, ये सब होने के बाद में बीमारियां कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? आपको क्या लगता है? जब भी 25 साल, 30 साल पहले मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, तभी जितनी बीमारियां थी, उसके कंपैरिजन में अभी बीमारियां बढ़ी हैं या तभी बीमारियां ज्यादा थी? तभी सुविधाएं ज्यादा थी या अभी सुविधाएं ज्यादा है? आप देखेंगे फैसिलिटीज तभी ज्यादा थी या अभी ज्यादा है? यानी फैसिलिटीज बढ़ गई, सुविधाएं बढ़ गई, लेकिन बीमारी भी बढ़ गई। तो अगर दवाइयों से अगर ठीक होता था, तो अभी तक सारे लोग ठीक हो जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो आपको केवल दवाइयों के सहारे पे आप मत रहिए। आपको होलिस्टिक अप्रोच अपनाना होगा अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं। और ये विषय क्यों महत्वपूर्ण है स्ट्रेस के बारे में? तो एक सर्वे हुआ था, सर्वे में इंटरनेशनली सर्वे था वो। तो वो सर्वे के मुताबिक जितनी भी शारीरिक व्याधियां हैं, यानी फिजिकल प्रॉब्लम्स, जो भी हम जिसको बीमारियां फिजिकल स्वरूप में समझते हैं, फिर वो सर दर्द हो यानी माइग्रेन की शिकायत हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, आर्थराइटिस हो, हाइपर एसिडिटी की शिकायत हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, ओबेसिटी हो,
पीसीओडी हो, ऐसी कई सारी बीमारियां जो कि हमें लगता है कि सर दर्द ये तो सर की बीमारी है, स्पॉन्डिलाइटिस ये तो गर्दन की बीमारी है, आर्थराइटिस ये तो जोड़ों का दर्द है, एसिडिटी डाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो ये शिकायतें वो ऑर्गन से या वो संबंधित सिस्टम से जुड़ी हुई है, लेकिन वो सारी बीमारियों की जड़ें मानसिक तनाव है। यानी 70% तक बीमारियां जो शारीरिक रूप में हमें महसूस होती है उसकी वजह मानसिक होती है। यानी अगर 100 बीमारियों में आप देखेंगे तो 70 बीमारियां मानसिक तनाव की वजह से होती है। हमें तकलीफ होती है शारीरिक रूप में, हम इलाज हमारा शारीरिक तकलीफों के लिए करते हैं, लेकिन वजह मानसिक होने की वजह से, वजह तनाव होने की वजह से, वजह स्ट्रेस होने की वजह से बीमारी कंट्रोल में नहीं आती है। हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग हमारी जिम्मेदारी का बोझ हमारे कंधे पर उठाते हैं। आपने मुहावरा सुना होगा, हम लोग कई बार सुनते हैं कि जिम्मेदारी का बोझ हम लोग कंधे पे उठाते हैं। तो अगर किसी के सर पे अचानक से जिम्मेदारी ज्यादा आ जाए, जैसे अगर ऑफिस में बॉस अगर 8 दिन के लिए आउट ऑफ इंडिया गए हैं और ऑफिस की सारी जिम्मेदारी मैनेजर के ऊपर डाल दी है, तो वो मैनेजर जो कि अदरवाइज उतनी जिम्मेदारी उसके सर पर नहीं थी, लेकिन अभी 8 दिन तक उसको ये ऑफिस की जिम्मेदारी संभालनी है, तो वो संभाल तो लेता है कैसे भी करके, वो 8 दिन, क्योंकि वो 8 ही दिन की बात है। तो वो जिम्मेदारी तो संभाल लेता है, लेकिन उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में उसको कंधे का दर्द शुरू हो जाता है। डॉक्टर के पास में जाता है, एक्सरे निकालता है, डॉक्टर कहते हैं एक्सरे में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सीटी स्कैन एमआरआई निकाला कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, फिजियोथेरेपी किया फायदा नहीं हो रहा है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर किया नहीं फर्क हो रहा है, दवाइयां ली नहीं फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग के ऊपर जो जिम्मेदारी का बोझ था उसकी असर उसके कंधे पर हुई। यानी इमोशंस हमारे शरीर के ऊपर कैसे काम करते हैं। तो जैसे ही उसका स्ट्रेस, उसकी जिम्मेदारी का बोझा कम हो जाए, उसके बाद में उसका कंधे का दर्द कम होने लगता है। उसी प्रकार से जिन लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, तो फियर जो है वो घुटने में स्टोर होती है। तो जिन लोगों को भी घुटने का दर्द है, उन्होंने चेक करना चाहिए कि कहीं पे फियर तो नहीं है हमारे दिमाग में। कई बार आप देखेंगे तो खास करके बड़ी उम्र के लोगों में डर ज्यादा होता है। एक तो बीमारी का डर, अकेले रहने का डर, मौत का डर, बीमारी आ गई तो खर्चे का डर, कोई देखने वाला नहीं है, कोई संभाल रखने वाला नहीं है। तो ये जो डर है, तो वो डर घुटनों को परेशान करता है। तो अगर किसी के घुटने में दर्द है और वो फियर की वजह से है, डर की वजह से है, तो उसका नी रिप्लेसमेंट करने के बाद में भी वो डर अगर उसके दिमाग में से गया नहीं है, तो उसका नी रिप्लेसमेंट के बाद में भी उसका घुटने का दर्द ठीक नहीं होगा। ऐसा कई सारे पेशेंट्स को देखने को मिलता है कि उनकी तकलीफ कम नहीं हो रही है सर्जरी के बाद में या दवाई या ट्रीटमेंट के बाद में भी, क्योंकि उसकी वजह कुछ और होती है। क्योंकि इमोशनल लेवल पे, स्ट्रेस लेवल पे जो तकलीफें होती हैं, उसका रिपोर्टिंग नहीं होता है, उसका लेबोरेटरी टेस्टिंग नहीं होता है, और वो हमें पता नहीं चलता है। और डॉक्टर वही चीजों को मानते हैं जो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में दिखाई देता है। आपको सपने आते हैं, आप सपनों को अगर ट्रेस करना चाहे तो कौन सी टेस्ट से आप सपने देख सकते हैं, सपनों का प्रभाव क्या है, सपनों का प्रमाण क्या है। ये आप कोई एमआरआई करेंगे तो उसमें पता नहीं चलेगा कि आपको सपने ये एक रात में कितने आ रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे दिन भर में हमारे शरीर, हमारे मन में कितने सारे विचार आते हैं, तो क्या हम वो विचार को पकड़ सकते हैं, उसको हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास में ऐसा कोई लेबोरेटरी परीक्षण नहीं है आम बातों के लिए कि हम रूटीन में उसको चेकअप कर सके, लेकिन वो होता है और उसका असर भी होता है। लेकिन मॉडर्न साइंस वही चीजों को मानता है जो लेबोरेटरी में इन्वेस्टिगेट किया जाए, जिसके रिपोर्ट आ जाए। तो दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसका लेबोरेटरी में टेस्टिंग नहीं हो सकता, उसमें से ही एक स्ट्रेस है। और इसके लिए, स्ट्रेस के लिए कोई लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस नहीं है। स्ट्रेस को केवल हिस्ट्री लेकर के, सिम्टम्स देख करके, कोरिलेट करके आइडेंटिफाई किया जाता है या डायग्नोस किया जाता है। तो स्ट्रेस हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर काफी बड़ा प्रभाव डालता है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। जेंट्स अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते जितने आसानी से स्त्रियां रो देती हैं। फीमेल्स जो है वो इजीली क्राई कर सकती है, रो सकती है। जेंट्स नहीं रो सकते।
क्यों? क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि नहीं, जेंट्स ने रोना नहीं चाहिए, जेंट्स तो स्ट्रांग होते हैं, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। लेकिन मर्द भी तो इंसान है, उसके भी तो इमोशंस हैं, उसको भी तो तकलीफ होती होगी। तो वो अपने इमोशंस को लोअर बैक में स्टोर करता है, और इसके लिए जेंट्स को ज्यादा लोअर बैक का प्रॉब्लम होता है, कमर का दर्द होता है, और वो कमर का दर्द एमआरआई में दिखाई नहीं देता है, एक्सरे में दिखाई नहीं देता है। इसके लिए रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, क्योंकि वो जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो वहां पे स्टोर्ड है। तो वो जब तक रिलीज नहीं होंगे तब तक वो दर्द होते ही रहेगा। तो स्ट्रेस जो है, इमोशंस जो है, ये कई सारी चीजें हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। पंचमहाभूत थियरी के हिसाब से, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर साइंस के हिसाब से, जो 5 एलिमेंट्स थियरी है, तो उसके हिसाब से अगर किसी को गुस्सा है, एंगर है, तो वो एंगर की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो सकती है, या उसका लीवर कमजोर हो सकता है, या उसके मसल्स में पेन हो सकता है। तो कई बार हमें मसल क्रैम्स आते हैं, मसल्स टेंस होते हैं, तनाव में रहते हैं, सिकुड़े हुए अकड़े हुए रखते हैं, दर्द होता है। उसके पीछे की वजह स्ट्रेस हो सकता है। एंग्जाइटी ज्यादा हो, चिंता फिक्र ज्यादा हो, तो वो हमारे स्टमक को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से हाइपर एसिडिटी हो सकती है, गैसेस हो सकते हैं, उल्टियां हो सकती है। उसी प्रकार से डर अगर हमें ज्यादा लगता है तो उसका प्रभाव हमारे जॉइंट्स के ऊपर हो सकता है, हमारे कान के ऊपर हो सकता है, हमारे दांत के ऊपर हो सकता है, हमारे सर के बाल के ऊपर हो सकता है, हमारे प्रजनन अंगों के ऊपर हो सकता है, हमारी हड्डियों के ऊपर हो सकता है। यानी इमोशंस हमारे शरीर के कितना असर डालते हैं ये हमें अंदाजा भी नहीं है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर के अवयवों को नुकसान करते हैं, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां होती हैं। हम इलाज बीमारियों का करते हैं, बीमारी की वजह का नहीं करते। अब देखेंगे तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपका सिम्टम्स देखते हैं, आपको क्या तकलीफ है। आपको ब्रेथलेसनेस हो रहा है तो क्या आपको अस्थमा है, या तो आपको लंग्स का प्रॉब्लम है तो फिर आपको इनहेलर दे दिया। अगर आपका हार्ट का इश्यू है तो आपके हार्ट की दवाई दे दी। अगर आपको डाइजेशन की इश्यू है तो आपको डाइजेशन की दवाई दे दी। आपको सर दर्द है तो उसके लिए दवाई दे दी। आपको पेट साफ नहीं होता है तो उसके लिए दवाई दी। लेकिन वो क्यों होता है उसका इलाज नहीं किया जाता, और इसी की वजह से बीमारियां कैरी फॉरवर्ड होते रहती हैं। हम दवाइयों पे दवाइयां लेते रहते हैं, और वही दवाइयां बाद में लिवर और किडनी को डैमेज करके दूसरी नई बीमारियां पैदा करती हैं। तो अगर आप बीमारी की जड़ को इलाज करेंगे तो ही बीमारी कंट्रोल में आ सकती है। उसमें एक महत्वपूर्ण परिबल है स्ट्रेस। मॉडर्न कल्चर में रिलेशनशिप ये एक काफी तनावपूर्ण बात हो गई है, क्योंकि अगर दोनों वर्किंग कपल हैं तो दोनों का टाइम शेड्यूल अलग है, ट्रैवलिंग करना है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा तनाव है। तो जिसकी वजह से उन लोगों को आपस में बातचीत करने का मौका नहीं मिलता है, एक साथ में वक्त बिताने का मौका नहीं मिलता है। रिलेशंस कंटिन्यू स्ट्रेसफुल होते हैं, जिसकी वजह से जिसका परिणाम हेल्थ के ऊपर भी होता है, ऑफिस वर्क के ऊपर भी होता है, जिम्मेदारियों के ऊपर भी होता है। उसके अलावा आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही हावी होती जा रही है। आप देख रहे हैं कि कपल के दोनों के हाथ में मोबाइल है, यानी साथ में है, लेकिन दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, दोनों अपना अपना सोशल मीडिया के साथ में कनेक्टेड हैं। फेसबुक में हाय हेलो होता है, लेकिन जो फेस टू फेस है वहां पे बातचीत का भी व्यवहार नहीं है। तो ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का असर है कि ज्यादातर वक्त हमारा मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन के साथ में बीतते जाता है, और इंसानों के साथ में कम होता है। आप देखेंगे कि लोग इकट्ठा होते हैं, ग्रुप गैदरिंग होता है, तो ग्रुप गैदरिंग में भी एक दूसरे के साथ बात करने की बजाय सब लोग अपने अपने मोबाइल में लोगों से कनेक्टेड होते हैं। यानी हमें आर्टिफिशियल कनेक्शन ज्यादा अच्छा लगता है, जबकि लाइव कनेक्शन होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये एक मॉडर्न स्ट्रेस का महत्वपूर्ण वजह है, टेक्नोलॉजी। उसके अलावा हेल्थ एक मेजर कंसर्न है स्ट्रेस के लिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ बराबर नहीं है तो आप आपका कोई भी परफॉर्मेंस अच्छा कर नहीं पाते हैं। ना आप अपनी जिम्मेदारी बराबर निभा सकते हैं, क्योंकि आप थके हुए हैं या आपको दर्द होता है तो आप अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते। ना घर में काम कर पाते बराबर से, ना ऑफिस में ठीक से काम कर पाते हैं, ना ट्रैवलिंग कर पाते हैं।
ना सोशली कनेक्ट हो सकते, तो जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ते जाता है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा घुटने का दर्द या कमर का दर्द हो, तो वो लोग कहीं पे भी फंक्शन में जाना टालते हैं। शादी ब्याह में जाना हो, गैदरिंग में जाना हो, तो वो लोग अवॉइड करते कि नहीं, मुझे स्टेयरकेस चढ़ना होगा, चलना होगा, बहुत देर बैठना पड़ेगा तो कमर में दर्द होगा, ज्यादा खड़ा रहना पड़ेगा तो पैरों में दर्द होगा, मुझसे नहीं होगा तो फिर मैं नहीं जाता। यानी उनका सोशल लाइफ धीरे 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 डिस्कनेक्टेड होते जाता है। घर का भी काम जो है, अगर समझो कमर दर्द है तो थोड़ा काम किया फिर थोड़ा आराम करना पड़ा, थोड़ी देर काम किया थोड़ी देर बैठना पड़ा क्योंकि घुटने में दर्द हो रहा है, तो उसकी वजह से वो लोग कंटिन्यूअसली काम नहीं कर पाते, तो जो काम कंप्लीट करना चाहिए वो कंप्लीट हो नहीं पाता है वक्त पे, और जिसकी वजह से भी तनाव पैदा होता है। तो ऐसे कई सारे वजह है जो कि स्ट्रेस को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसी कई सारी वजह है जो स्ट्रेस निर्माण करता है। जैसे मैंने बताया कि मानसिकता हमारे शरीर के ऊपर कैसे प्रभाव लाती है, तो कई सारी वजह जो है, मानसिक तनाव की वजह से किसी को गर्दन में दर्द हो सकता है, किसी को घुटने में दर्द हो सकता है, किसी को कमर में दर्द हो सकता है, किसी के बाल झड़ सकते हैं, किसी के बाल जल्दी सफेद हो सकते हैं, किसी को हार्ट अटैक या हार्ट की शिकायत हो सकती है, किसी को इवन अस्थमा की शिकायत हो सकती है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ऐसी कई सारी शिकायतें मानसिक तनाव की वजह से या स्ट्रेस की वजह से या इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, और हमें पता नहीं चलता है। इलाज फिजिकल बीमारियों का किया जाता है। स्पॉन्डिलाइटिस के लिए इलाज करने की कोशिश किया जाती है, घुटने के दर्द के लिए इलाज किया जाता है, लेकिन उसकी वजह अगर मानसिक तनाव है तो जब तक आप उसको दवा नहीं देंगे, जब तक आप उसका इलाज नहीं करेंगे, तब तक आपकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक नहीं होगी। Sorry. यहाँ मैं आपको मेरा एक अनुभव पेशेंट का बताना चाहता हूँ। कुछ सालों पहले मेरे यहाँ पे एक पेशेंट आए थे, यंग, करीबन 40 इयर्स के आसपास से, 35-40 के बीच में, जेंट्स पेशेंट। अगर आप उनका फिजिक देखेंगे, हाइट बॉडी देखेंगे, तो वो काफी हट्टे कट्टे यानी एकदम हेल्दी किस्म के, रेगुलर एक्सरसाइज वॉक वगैरह करने वाले इंसान। ये मैं बात बता रहा हूँ करीबन 20 साल पहले की। यानी वो हेल्दी स्टेज में काफी अच्छे उनकी हेल्थ थी, और मैं काफी जानता भी था उनको। तो एक बार वो आए अपने रिपोर्ट्स लेकर के, तो उनका शुगर बढ़ा हुआ था और उनको ब्रेथलेसनेस की भी शिकायत थी, अस्थमा की भी शिकायत थी। तो मैंने उनसे हिस्ट्री पूछ रहा था कि कैसे हुआ, शुरू कैसे हुआ, क्या हुआ कर। तो बोला अभी कुछ ही महीनों से मुझे अस्थमा की भी शिकायत शुरू हुई है, डायबिटीज की भी शिकायत शुरू हुई है। अभी मुझे काफी ताज्जुब हुआ कि वो पर्सन जो है उसका ना फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज का ना अस्थमा का, उसको इसके पहले कभी भी कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी, क्योंकि मैं काफी सालों से जानता था उनको। तो ऐसा कोई ट्रिगर फैक्टर नहीं था या ऐसा कोई एलर्जिक कंडीशन या ऐसा कुछ था नहीं, तो ऑल ऑफ ए सडन होने की वजह क्या? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, या तो चाइल्डहुड अस्थमा होता है तो वो लेटर एज में डेवलप होता है, या तो फिर जिसको भी स्मोकिंग की आदत हो तो वो स्मोकिंग की वजह से फेफड़े, लंग्स कमजोर होने के बाद में अस्थमा जैसी शिकायतें शुरू होती है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे टीबी हो गया हो, निमोनिया हो गया हो और लंग्स कमजोर हो गए हो, तो उसके बाद में ऐसे अस्थमा जैसी शिकायतें होने लगती है। तो उनका ऐसा कोई हिस्ट्री था नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये तकलीफ हो रही थी। तो उन्होंने सारी बातें क्योंकि पहचानते थे, तो उन्होंने अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए। उन्होंने बताया कि वो जिनके साथ में करीबन 15-20 सालों से, 15 साल से ज्यादा वक्त से वो जहाँ बिजनेस कर रहे थे, जिनके साथ में पार्टनरशिप में उनके रिलेटिव्स ही थे, उन्होंने चीटिंग करके वो सारा बिजनेस जो है वो अपने हाथ में कंट्रोल में कर लिया। और इनकी सारी मेहनत जो थी वो इसके ऊपर जैसे पानी फेर दिया, उनको अलग से कर दिया, यानी उनको वो बिजनेस से बेदखल कर दिया। ये जो शौक था, ये जो आघात था, ये उनको काफी परेशान, क्योंकि वो अपने ही लोग थे। जब बाहर का कोई अगर दगा देता है तो वो उतनी तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि वो बाहर के लोगों की फितरत हो सकती है, ऐसा हम समझ सकते हैं। लेकिन अपने ही लोग जब दगा देते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। तो वो ऐसे कंडीशन में थे कि वो उनके सामने लीगली भी जा नहीं सकते, क्योंकि वो अपने ही लोग हैं, रिलेटिव्स थे, तो उनको ऐसा लगा कि ये रिलेटिव्स के सामने
कोर्ट कचहरी का चक्कर करना, फाइट करना, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। लेकिन उसका प्रभाव उनके मन के ऊपर होने लगा, उनके शरीर के ऊपर होने लगा। दिन में क्या होता है कि आप जब बाहर घूमते फिरते हैं, लोगों को मिलते हैं ना, तभी आप आपके तकलीफें भूल जाते हैं। लेकिन रात को जब भी आप घर पे आते हैं, और खास करके जब भी सोने का वक्त होता है, आप अकेले होते हैं, तभी सारे ख्याल सामने आने लगते हैं। और वही वक्त होता है कि जब भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ते जाता है। इसके लिए कई सारे लोगों को इंसोम्निया या अनिद्रा की शिकायत होती है, नींद नहीं आती है, क्योंकि वो वक्त में ज्यादा से ज्यादा ख्याल आने लगते हैं अकेले पढ़ने के बाद। और उसके बाद में उनकी तकलीफें बढ़ने लगी। तो उनको फिर मैंने एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट किया और होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन दी, जो उनका जो आघात लगा था, जो उनको मेंटल ट्रोमा हुआ था, जो मेंटल शॉक लगा था, वो शॉक को कम करने के लिए। और साइमल्टेनियसली उनको एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट किया और एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स उनको बताए कि ये आपको करते रहना है। करीबन 3 महीने की ट्रीटमेंट के बाद में उनका शुगर भी नॉर्मल हो गया, उनका अस्थमा भी नॉर्मल हो गया। उसके बाद में उन्होंने शुगर की दवाई भी बंद कर दी, अस्थमा की दवाई भी बंद कर दी, और बाद में हर 2-3 महीने में उनका फॉलोअप होने लगा। तो उसके बाद के 3 साल तक कंटिन्यूस फॉलोअप हुआ, ना उनका शुगर बढ़ा, ना उनको अस्थमा की तकलीफ हुई। ये क्यों हुआ? क्योंकि बीमारी की वजह को ठीक किया। अगर ये इलाज नहीं किया होता तो वो जिंदगी भर उनको अस्थमा की भी दवाइयां लेनी पड़ती थी और डायबिटीज की दवाई भी लेनी पड़ती, क्योंकि मॉडर्न साइंस केवल आपके सिम्टम्स को ट्रीट करता है। आपको अस्थमा की तकलीफ है तो आपको पंप दे दिया, अगर आपका डायबिटीज है तो या आपको गोली दे दी या तो आपको इंसुलिन दे दिया। यानी ये आपको डायबिटीज क्यों शुरू हुआ, उसके पीछे की वजह क्या है, ये जानने की कोशिश नहीं की जाती। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो स्ट्रेस है, ये आपके शरीर और मन के ऊपर कैसा दुष्प्रभाव ला सकता है, ये आपको बताने के लिए ये एग्जाम्पल मैंने दिया कि ये सही बात है। ऐसे तो कितने सारे पेशेंट्स, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी वजह जो है वो मानसिक ही होती है ऐसी बीमारियों में। मेरे एक पेशेंट थे, वो मुंबई में जब भी होते थे, सब कुछ खाने पीने की परहेज के बावजूद उनका शुगर 200 से 300 के बीच में रहता था, कभी भी। एनी टाइम चेक करो तो खाना खाने के बाद का एम्प्टी स्टमक का शुगर उनका अराउंड 200, और खाना खाने के बाद में 300 प्लस। ये हमेशा उनका इंसुलिन वगैरह लेने के बावजूद। वो इंदौर में उनका नेटिव था, तो वो इंदौर जाते थे। तो जैसे ही इंदौर जाते थे, वहां पे इंदौर में वो जलेबी भी खाते थे, वो मिठाई भी खाते थे, खाने पीने का कोई परहेज नहीं। लेकिन उसके बावजूद उनका शुगर जो था वो एम्प्टी स्टमक 100 से 150 के बीच में, और खाना खाने के बाद में 150 से 200 के बीच, यानी एब्सोल्युटली नॉर्मल। आप समझ सकते हैं कि जलेबी खाने के बाद में भी अगर आपका ब्लड शुगर 200 के अंदर है तो वो नॉर्मल ही है। जो बिना खाए भी 300 था, वो जलेबी खाने के बावजूद भी 200 के अंदर था। केवल स्ट्रेस, क्योंकि मुंबई का जो एटमोस्फियर था, वो यहाँ पे आते थे वैसे उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता था और उनका शुगर बढ़ जाता था। तो कई सारे पेशेंट्स हमेशा, जब भी हम लोग हिस्ट्री पूछते हैं, तो वो अक्सर कहते हैं कि गैस की शिकायत होती है, लेकिन जैसे ही हम लोग गुजरात या कच्छ की ओर जाते हैं, यानी बोरीवली विरार क्रॉस करते हैं, तो हमारी तकलीफ कम हो जाती है। इस तरफ अगर करजत कसारा क्रॉस करके अगर हम पूना या नासिक की ओर चले जाते हैं, तो हमारा जॉइंट पेन कम हो जाता है, हमारी एसिडिटी कम हो जाती है, हमारी सर्दी खांसी की शिकायत कम हो जाती है। यानी ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है, क्योंकि एक एटमोस्फियर का इफेक्ट, और दूसरा यहाँ के वातावरण, जो यहाँ पे जो स्ट्रेस है, आप देखेंगे तो सिटी में कंटिन्यूअसली स्ट्रेस है, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक। और ये तनाव जो है वो अननोइंगली हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस करता है, कुछ एंजाइमेटिक चेंजेस करता है, कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कई सारे बदलाव आते हैं और बीमारियां बढ़ती हैं। तो स्ट्रेस किस तरीके से काम करता है, ऐसे तो कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो शेयर किए जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है, इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन ये जानना जरूरी है कि स्ट्रेस हमारे शरीर के ऊपर किस तरीके, अगर हमें स्ट्रेस को कम करना या किस स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है,
आपको खाने पीने के ऊपर ध्यान रखना है, आपका न्यूट्रिशन हेल्दी होना चाहिए। इसके लिए आप फ्रेश फूड खाइए, ताज़ा खुराक खाइए, ताज़ा पका हुआ। नॉर्मली फ्रेश फूड का डायरेक्शन इसका डेफिनेशन जो है फ्रेश फूड यानी आप खाना बना के विद इन 2-3 आवर्स खा लेते हैं तो उसको फ्रेश फूड कहा जा सकता है, या मैक्सिमम 4 घंटे। लेकिन आप सुबह का बनाया हुआ रात को गर्म करके खाते हैं, रात का गर्म बनाया हुआ सुबह में गर्म करके खाते हैं, तो ये फ्रेश फूड नहीं है, ये पॉइजनस फूड है। लेकिन हम लोग हमारी सहूलियत के लिए आजकल फ्रिज भी अवेलेबल है, माइक्रोवेव ओवन भी अवेलेबल है, तो हम लोग पूरे हफ्ते भर का खाना, कुछ लोग जैसे वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, वो लोग वीकेंड्स में खाना पूरा स्टोर करके रख देते हैं फ्रिज में, और फिर एवरीडे उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार वो लोग निकाल के खाते हैं। लेकिन भारत का तो ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, साइंस भी कहता है, तो फ्रेश फूड खाना है। लेकिन हम लोगों को फ्रेश फूड बनाने के लिए वक्त नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। इसकी वजह से हम लोग पूरा खाना एक साथ में बना के रख देते हैं, फिर बाद में वही 2-3 बार गर्म करके खाते हैं, जो कि आपका शरीर में डाइजेशन डिस्टर्ब करेगा, गैसेस होगी, आपके सोच आपकी ज्यादा काम करने लगेगी, यानी आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा, थॉट्स प्रोसेस बढ़ते जाएगा, जिसको विचार वायु कहते हैं, कि आपके विचार बढ़ते जाते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ते जाता है। लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सलाद का जितना आप ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना आप स्ट्रेस लेवल आपका कम हो सकता है। उसके अलावा महत्वपूर्ण बात है कि आपको थोड़ा बहुत वॉकिंग और एक्सरसाइज करना है। आपको लाइट एक्सरसाइज, जैसे स्कूल में पीटी के दाव करते थे वैसे लाइट वार्म अप और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा बहुत वॉकिंग कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई जिम ज्वाइन करना है। जिम कल्चर आखिरी कुछ सालों में आया हुआ है, खास करके फिल्म स्टार्स की बॉडी फिजिक देख करके, जिसमें लॉजिक कम है, केवल दिखावा ज्यादा है। क्योंकि एक्सरसाइज करने का मुख्य इंटेंशन है पसीना बहाना। तो जिम कहाँ पे किया जाता है? एसी में। यानी जिमिंग एक्सरसाइज करते हैं हम एसी में, यानी जहां पे पसीना निकालना चाहिए वहां पे हमने एसी लगा के रखा है। तो फिर शरीर में गर्माहट कैसे आएगी, शरीर का मेटाबॉलिज्म कैसे एक्टिवेट होगा, शरीर में पर्सपिरेशन कैसे होगा, डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगा। और यही ना वजह से हमें पता नहीं चलता कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, हम एक्सरसाइज करते जा रहे, नतीजा ये होता है कि यंग एज के लोगों को भी जिम करने के बाद में हार्ट अटैक आने लगे, क्योंकि हमें हमारी लिमिट पता नहीं चलती है। जबकि पहले व्यायामशाला हुआ करती थी, आप देखेंगे तो पहले के समय में जो व्यायामशाला हुआ करती थी वहां पे पंखे भी नहीं हुआ करते थे, और वहां के जो एक्सरसाइज होती थी, जो दंड बैठक पिलते थे, मल्लखम वगैरह करते थे, आपने देखा होगा कि जो हमारे कुश्तीबाज थे, दारा सिंह जी, तो 80 इयर्स में भी उनके डोले शोले एकदम मजबूत थे, नेचुरल सिक्स पैक एट पैक थे उनके। क्योंकि वो टाइप की जो एक्सरसाइज है वो आपके लॉन्ग टर्म आपको एडवांटेज देती है। लेकिन जिमिंग एक्सरसाइज पंपिंग एक्सरसाइज है, जब तक आप करते हैं आपका शेपअप अच्छा रहता है, जैसे ही जिमिंग छोड़ देते हैं आपके मसल्स फ्लैबी होने लगते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि आपको जिमिंग करना चाहिए, बेस्ट है योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और आराम से कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको अलग से इन्वेस्टमेंट भी करना नहीं पड़ता है, आप फ्री में कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आपको अलग से वॉकिंग करना चाहिए, आप अपने काम में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरा क्लिनिक मेरे घर से करीबन 1 किलोमीटर दूर है, मैं दिन में 2 बार क्लिनिक में आना जाना होता है मेरा। प्रिफरेबली मैं व्हीकल लेकर के नहीं आता हूँ, तो मेरा 4 किलोमीटर का वॉक अपने आप हो जाता है। मैं सुबह में क्लिनिक में आता हूँ और जाता हूँ, तो ये वॉकिंग का 2 किलोमीटर, शाम का 2 किलोमीटर, यानी अभी भी मैं क्लिनिक से ही ये वेबिनार ले रहा हूँ, तो अभी मैं चल के आया हूँ, अभी वेबिनार खत्म होकर मैं वापस चल के जाऊंगा, यानी ऑटोमेटिक मेरे 2 किलोमीटर का रन हो गया। यानी आप अपने काम में ही अपना रेगुलर एक्सरसाइज मेंटेन कर सकते हैं, तो फिर आपको उसका स्ट्रेस भी नहीं आता है। क्योंकि हमें उठ करके जाना है, पर्पसली करना है, तो वो कहीं ना कहीं पे हमें पुश करना पड़ता है अपने आप को, फोर्सफुली उठना पड़ता है, फोर्सफुली जाना पड़ता है, टाइम मैनेज करना पड़ता है। लेकिन वही चीज अगर आप काम में कर देते, पहले क्या होता था,
अभी मेरे पेरेंट्स को, या आपने भी अपने देखा होगा, अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा, वो लोग ने कौन सा जिम ज्वाइन किया था, लेकिन वो लोग अभी भी 70-80 साल में भी हेल्दी जिंदगी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग ने रूटीन काम को ही अपना एक्सरसाइज बना डाला है, कि घर का सारा काम खुद करना है, खाना खुद पकाना है, घर का साफ सफाई खुद करना है, कहीं आना जाना है तो चल के जाना है, व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करना है, अपने आप आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको अलग से जिम करना पड़े, आप रूटीन लाइफ में भी अपना एक्सरसाइज मेंटेन कर सकते हैं। मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन अलग से ना करने को मिले तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो ये सारी जो टेक्निक्स होते हैं वो उसके लिए काम में आते हैं। कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स वगैरह काम में आते हैं। तो एक्यूप्रेशर जो है वो भी आपको स्ट्रेस बस्टर का काम करता है, आपकी एनर्जी मेंटेन करने का काम करता है। यानी ऐसी कुछ चीजें अगर आप सीखते हैं जो कि आपको आने वाले दिनों में काम में आए, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवल आप डॉक्टर के ऊपर या दवाइयों के ऊपर डिपेंड मत रहिए। एक्यूप्रेशर में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, करीबन 3 उंगली ऊपर, ये जो कलाई की क्रीज है, यहाँ से 3 उंगली ऊपर, ये जो पॉइंट है मध्य उंगली की लाइन में, यहाँ पे, यानी ये करीबन 3 उंगली के ऊपर यहाँ पे ये जो जो पॉइंट है, ये आपका स्ट्रेस कम करने के लिए उत्तम बिंदु है। आप ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। ये पॉइंट को PC6 कहते हैं। कलाई की क्रीज से 3 उंगली ऊपर, मध्य उंगली की लाइन में, ये उंगली की लाइन में, यहाँ पे ये पॉइंट के ऊपर आपको दबाव देना है। कोई भी हाथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों हाथ में ये पॉइंट आया हुआ है। 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से आपको करीबन 30 से 40 बार या 50 बार आपको दबाव देना है, यानी 1 से 2 मिनट मैक्सिमम आप ये पॉइंट के ऊपर दबाव देते हैं। तो ये ना ही केवल आपका स्ट्रेस कम करेगा, ये आपको अच्छी नींद भी लाएगा, ये आपका मानसिक तनाव कम करने के साथ में आपका मेमोरी बढ़ाएगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, आपको ब्लड प्रेशर कम करने में सहायक होगा। अगर आपको नौशिया वॉमिटिंग फील हो रहा है, जैसे ट्रैवलिंग सिकनेस होता है, कई बार आप ट्रैवलिंग करते हैं, बस में या व्हीकल में जाते हैं तो वॉमिटिंग सेंसेशन होता है या वॉमिटिंग होती है, तो ट्रैवलिंग सिकनेस भी कम करने में काम में आता है। हिचकी आती है तो भी काम में आता है। एसिडिटी बढ़ गई हो, घबराहट बेचैनी हो गई हो, दिल की धड़कनें तेज हो गई हो, पाल्पिटेशन, तो उसमें भी काम में आता है। यानी ये मल्टीपर्पज पॉइंट है। ये पॉइंट जरूर से आप ध्यान में रखिए और इस्तेमाल कीजिए। और ये जरूरी नहीं है कि आपको तकलीफ हो तो ही ये पॉइंट देना है। आप अगर रेगुलर रूप से ये पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके ब्रेन के लिए भी अच्छा है, हार्ट के लिए भी अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी अच्छा है। यानी आपका दिल के फंक्शनिंग, यानी हार्ट का फंक्शनिंग अच्छा रहेगा, ब्रेन का सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा। और अगर कुछ तकलीफ है तो उसका भी काम हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस वगैरह कम हो जाता है इसकी वजह से। तो ये मल्टीपर्पज पॉइंट है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसी प्रकार से बायोकेमिक मेडिसिन में काली फोस नाम की दवाई होती है। काली यानी पोटेशियम, फोस यानी फोस्फोरस, KALI, काली, PHOS, फोस। तो काली फोस 6x या 12x पोटेंसी में आप ले सकते हैं, या होम्योपैथी मेडिसिन हो तो 30 पावर की ले सकते हैं। तो ये मेडिसिन आप घर में रख सकते हैं, जब भी कोई ऐसा टेंशन आ जाए तभी आप ये दवाई ले सकते हैं। और खास करके जिनको नींद नहीं आती हो, जिनको घबराहट बेचैनी होती है, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है, जब भी कोई इंटरव्यू देने जाना है, एग्जाम देने जाना है, परफॉर्मेंस करना है, तो तभी हमें जो घबराहट बेचैनी होती है, पाल्पिटेशन होता है, पैनिक अटैक आता है, तो ऐसे वक्त में भी ये कालीफोस काम में आएगा। तो जिनका ऐसा सेंसिटिव नेचर है, स्ट्रेस ज्यादा आ जाता है, एंग्जाइटी ज्यादा हो जाती है, तो उन्होंने ये मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो ये एब्सोल्युटली सेफ मेडिसिन है। नॉन हैबिट फॉर्मिंग है, इसकी कोई आदत नहीं लगती है। एलोपैथी दवाइयाँ कोई भी आप लेंगे जिससे नींद आती हो या विचार कम होते हो, तो ये लॉन्ग रन में आपका एडिक्शन क्रिएट कर सकती है एलोपैथी मेडिसिन। लेकिन होम्योपैथी का ऐसा कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, और ये एब्सोल्युटली सेफ है, छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। तो कुछ बच्चे लोगों को जिनको एग्जाम के दौरान या कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से घबराहट बेचैनी हो जाती है, तो कालीफोस 6x या 12x आप घर में रख सकते हैं और उनको दे सकते हैं। तो उनका तनाव कम करने के लिए काम में आएगा, क्योंकि आजकल स्ट्रेस छोटे बच्चों में भी होने लगा है। अब तक ऐसा था कि स्ट्रेस ये बड़ी उम्र के लोगों को ही होता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ रहा नहीं है। जब से समानता की लड़ाई चल रही है, तब से सभी कुछ समान हो गया है। अभी बीमारियां भी सबको समान रूप से मिल रही है, तकलीफें भी सबको समान रूप से हो रही है।
कोई भी एज ग्रुप उसमें बाहर नहीं है। आजकल हम लोग देखते हैं 15 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक आता है, और 25 साल के नौजवान को भी हार्ट अटैक आता है, लेडीज को भी हार्ट अटैक आता है, जेंट्स को भी हार्ट अटैक आता है, जिम में जाने वाले को भी हार्ट अटैक आता है, जो नई एक्सरसाइज करता है उसको भी आता है। यानी कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया रहा नहीं है। तो जितना हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, जितना हम अवेयर होंगे, जितना हम सीखेंगे, उतना हम अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया होगा कि स्ट्रेस ये कितना महत्वपूर्ण विषय है हमारे जिंदगी में। यहाँ पे जनरल सॉल्यूशंस आपको बताए गए कि अगर आपको हेल्दी जिंदगी जीनी है, स्ट्रेस फ्री जिंदगी जीनी है, हैप्पी जिंदगी जीनी है, खुशहाल रहना है, तो उसके लिए ये कुछ चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए, जिसमें आपको हेल्दी फूड खाना है। आजकल पिज्जा बर्गर ये सब चीजों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। आज संडे है, सॉरी आज ट्यूसडे है लेकिन हॉलीडे है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो आपको कोई भी होटल में आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी संडेज को या हॉलीडेज पे। वेटिंग लिस्ट चलता है एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे तक। लोग हजारों रुपया खर्चा करके एक एक घंटे लाइन में खड़े रह करके बीमारियां घर में लाते हैं, और उसकी कुछ तकलीफ भी नहीं होती, खुशी खुशी जाते हैं। तो आजकल ये ट्रेंड हो गया है, घर में खाना कम बनाना है तो स्विगी और जोमेटो को ऑर्डर कर दिया। क्यों? क्योंकि बिना वजह घर में एक दो घंटा खाना बनाने के चक्कर में क्यों जाए। रेडीमेड आ जाता है, 10-15 मिनट में खाना खा के हो गया। कोई बर्तन साफ करने की झंझट नहीं, कुछ बनाने की झंझट नहीं, कुछ चॉइस करने की जरूरत नहीं। क्या खाना बनाना है, क्या नहीं बनाना है, खाना खाने बनाने के लिए फिर वो इंग्रेडिएंट्स लाने हैं, प्रिपरेशन करना है, कोई हेडेक ही नहीं। लेकिन जिन लोगों को भी ये सोच है, वो लोगों ने अपनी सोच दुरुस्त करना जरूरी है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसे आहार वैसा विचार। अगर आपकी आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। क्योंकि आपको जैसे इमोशंस के बारे में मैंने बात किया, तो ये इमोशंस आपके फूड के द्वारा ही आपके शरीर के अंदर जाते हैं। अगर वो खाना बनाने वाला इंसान अगर खुश नहीं है, अगर वो टेंशन में है, तो उसका स्ट्रेस उसका जो खाना बनाया उसके जरिए आपके अंदर भी जा सकता है। इसके लिए पहले के लोग किसी के घर का खाना नहीं खाते थे, किसी के हाथ का खाना नहीं खाते थे, क्योंकि सामने वाले के इंसान की सोच क्या है हमें पता नहीं है। अगर वो एग्रेसिव माइंडेड है तो हम लोग भी एग्रेसिव हो जाएंगे। अगर वो ज्यादा टेंशन में है या स्ट्रेस में है, तो वैसा खाना अगर हम लोग खाते तो हमारे अंदर भी एंग्जाइटी बढ़ेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग तो केवल खाना खा रहे तो उसमें क्या हो गया, तो खाने से ही सोच भी आपके दिमाग के अंदर जाती है। ये बात आप ध्यान में रखिए। इसके लिए अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। तो वो जो आप खाना खाते हैं उसके अनुसार आपके थॉट्स प्रोसेस आपके डेवलप होते हैं। तो अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे तो हेल्दी थॉट्स होंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप वैसा ही करप्टेड खाना खाएंगे तो आपका दिमाग भी करप्ट हो जाएगा। एक्सरसाइज करना है, अच्छे से नींद लेना है। नींद काफी महत्वपूर्ण है स्ट्रेस को कम करने के लिए। उसके बाद में एकदम सिंपल जिंदगी जीना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, और पॉजिटिव थिंकिंग करना है। तो ये सारी बातें काफी महत्वपूर्ण होती है आपको अगर स्ट्रेस फ्री जिंदगी रहना है तो। टाइम मैनेजमेंट ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सही टाइम पे अगर आपने सही काम नहीं किया तो बाद में फिर वो कैरी फॉरवर्ड होते होते फिर आपका तनाव बढ़ते जाता है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से आपके आगे के काम भी बिगड़ते जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट काफी महत्वपूर्ण है स्ट्रेस को कम करने के लिए। प्रायोरिटाइजेशन यानी आपको कौन सी चीज पहले करनी है, कभी नहीं करनी है, ये आपको पता होना जरूरी है। उसका सीक्वेंस पता होना जरूरी है, उसकी प्रायोरिटी पता होना जरूरी है कि कौन सा काम मुझे पहले करना है। अगर मुझे अगर 3 दिन के बाद में एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो मुझे अभी से ये 3 दिन के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना होगा। लेकिन मुझे मंडे को जो प्रोजेक्ट सबमिट करना है उसके लिए मैं अभी काम करूंगा, लेकिन फ्राइडे को जो प्रोजेक्ट काम सबमिट करना है उसके ऊपर मैं काम नहीं करूंगा, तो मेरा फ्राइडे का प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो जाएगा, तो मेरा स्ट्रेस बढ़ने वाला ही है।
तो हमें प्रायोरिटी सेट करनी है कि पहले फ्राइडे के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो, तो वो फ्राइडे तक कंप्लीट हो गया तो फ्राइडे सैटरडे संडे हम बाकी के 3 दिन काम करेंगे, तो मंडे का प्रोजेक्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रायोरिटी सेट करके हमें आगे बढ़ना है, तो हमारा स्ट्रेस कम होगा। और उसके बाद में महत्वपूर्ण बात है कल्टिवेटिंग इनर पीस, यानी अगर आपको अंदर की शांति, मानसिक शांति अगर बनाए रखनी है, तो आपको कुछ हेल्दी टेक्निक सीखनी होगी। माइंड टेक्निक जो कि आपका माइंड पावर बढ़ाए, आपका स्ट्रेस कम करे और आपको रिलैक्सेशन दे। तो ऐसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स है जिसको शवासन कह सकते हैं, योग निद्रा कह सकते हैं, मेडिटेशन है। ये सीखना बहुत ही जरूरी है। कुछ कुछ चीजें, हल्की फुल्की टेक्निक्स, आपको कोई अलग से मेडिटेशन सेंटर में नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन रिलैक्सेशन टेक्निक्स अगर आप सीखते हैं तो ये आपका स्ट्रेस कम करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक एक जनरल आइडिया आपको आ गया होगा कि किस तरीके से स्ट्रेस हम कम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, उन लोगों में से कितने लोग आज से ही अपनी स्ट्रेस फ्री जर्नी शुरू करना चाहते हैं? आप चैट बॉक्स में मी लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं अपनी सेहत को ठीक करने के लिए, अपनी स्ट्रेस फ्री जिंदगी बिताने के लिए। आज के मास्टर क्लास के बाद में आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेस कितना बड़ा विलन है हमारी जिंदगी में, अगर वो डिस्ट्रेस हो जाता है तो। और इसके लिए स्ट्रेस को साइलेंट किलर या स्लो पॉइजन कहा जाता है। ये हमें पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे अंदर ही अंदर हमारे शरीर को खोखला कर देता है। यस, कस्तूर जी, अर्चना जी, साक्षी जी, आप सभी लोग अपनी स्ट्रेस फ्री जिंदगी आगे बढ़ाना चाहते हैं। वेरी गुड। स्ट्रेस ये वर्तमान समय में साइलेंट किलर का काम करता है। आप देख रहे हैं कि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, किसी को हाइपर हार्ट का प्रॉब्लम है, माइग्रेन की शिकायत बढ़ रही है, पीसीओडी फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, थायराइड की शिकायतें, ओबेसिटी, जॉइंट पेन, हाइपर एसिडिटी, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, ऐसी कई सारी शिकायतें बढ़ते जा रही हैं। पहले ये बीमारियां ज्यादातर 40 साल के बाद में या लेटर एज में होती थी, खास करके वो सीनियर सिटीज कैटेगरी में डिजेनरेटिव चेंजेस होते थे। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल हमारे यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं वो थर्टीज में, अर्ली थर्टीज में भी उन लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है, कमर दर्द की शिकायत है, ऐसी कई सारी बीमारियां लेकर के आते हैं। यानी जो हमें जिंदगी जहाँ पे हमें एंजॉय करनी है, वो एज में बीमारियां होने लगी है, या वो एज में दवाइयां खा करके हमारे बाकी की जिंदगी बितानी पड़ती है। यानी 40 साल पे तो ऐसा कहा जाता था कि लाइफ बिगिंस एट 40। 40 साल पे जिंदगी आपकी शुरू होती है। उसकी वजह अगर आप देखेंगे तो आजकल 40 साल के बाद में किसी की डायबिटीज की गोली शुरू हुई है, या तो किसी की ब्लड प्रेशर की गोली शुरू हो गई है, या किसी को और तकलीफ है। यानी हम ये सोच ही नहीं सकते हैं कि हम लोग 60 साल 70 साल तक बिना दवाइयों के जी सकते हैं। पहले आप देखेंगे तो जितने भी बड़े बुजुर्ग थे, तो वो लोग के बारे में सुनते थे तो वो 80 90 साल के हेल्दी लाइफ जी करके गए थे। और उनके डेथ के बारे में भी पूछा जाए तो हाँ, एकदम कल तक तो चंगे भले थे, रात को सोए सुबह में उठे थे। यानी ऐसी मौत, या तो फिर कल खेत में गए थे, बराबर थे, घर पे आकर के खाना पीना खाया और उसके बाद में फिर सो गए, वो सो गए। यानी ऐसी आसान मौत होती थी, लेकिन एट द एज ऑफ 80 90 ईयर्स, विदाउट एनी ट्रबल, विदाउट एनी सफरिंग। लेकिन अभी अभी आप देख रहे हैं तो महीनों तक, सालों तक दवाइयां चालू है। और डेथ का अगर हिस्ट्री देखेंगे तो कई महीनों तक या तो बेड रिडन है, या तो हॉस्पिटलाइज है, या तो कई सारी दवाइयां चालू है, कोई वेंटिलेटर पे है, कई दिनों तक आईसीयू में है। ऐसे ही किस्से सुनने मिलते हैं। यानी तड़प तड़प कर या दवाइयों का इस्तेमाल करके ही जिंदगी बिताती है, ऐसे ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हमें सही मायने में आत्मनिर्भर बनना है, सेहत के मामले में भी। हम लोगों को केवल हम लोग केवल
आर्थिक बाबत के लिए हम लोग नहीं सोच सकते, लेकिन हमें शारीरिक बाबत के ऊपर पहले ध्यान देना है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। आपके पास में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हो, लेकिन अगर हेल्थ नहीं है तो वो प्रॉपर्टी आपको एंजॉयमेंट नहीं देगी, आपको जिंदगी अच्छी तरीके से बिताने नहीं देगी। लेकिन अगर आपके पास में सेहत है, अच्छी हेल्थ है, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं भी है, तो भी आप खुशहाल जी सकते हैं। आप अच्छी तरीके से नाच गान कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, पहाड़ों पे जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, आप कुछ भी खाना पीना खा सकते हैं। तो आप जिंदगी के मजे ले सकते हैं। लेकिन वही चीज अगर आपके पास में सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन आपके पास में सेहत नहीं है, तो वो सारी चीजें होने के बावजूद भी आप उसका उपभोग नहीं ले सकते। इसके लिए हम लोग कई बार देखते हैं ना कि रिच क्लास के लोगों में वो जो पर्सन है वो करोड़पति हो या अरबपति हो, लेकिन वो सूखी रोटी खाता है, घी नहीं लगाने का है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। वो मिठाई नहीं खा सकता क्योंकि शुगर है। वो नमकीन नहीं खा सकता क्योंकि बीपी बढ़ जाते। यानी उसको रिस्ट्रिक्शन है, तो उसको सूखा रोटी, उबला हुआ भाजी खाना है। और उसके जो काम वाले हैं वो लोग ड्राई फ्रूट्स भर के खा रहे, वो लोग मिठाई भी खा रहे, वो लोग फरसान भी खा रहे। यानी उनके घर में वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, और ये बंदा करोड़ों रुपया कमा रहा है, लेकिन वो सूखा रोटी और उबला भाजी खा रहा है। तो यही होता है। तो सेहत काफी महत्वपूर्ण है, तो हमें हमारी सेहत के ऊपर पहले ध्यान देना है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो लोग सही मायने में स्ट्रेस मुक्त होकर के आगे की जिंदगी बिताने के लिए कुछ सीखना चाहते हैं? जिन लोगों को भी स्ट्रेस के ऊपर कंट्रोल करना है या स्ट्रेस को मैनेज करना है, उसमें मास्टरी पाना है, तो उसके लिए एक वर्कशॉप का आयोजन मैंने किया है, जिसमें आप लोगों को स्ट्रेस के बारे में तो जानकारी मिलेगी ही कि स्ट्रेस के साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे वो क्या क्या केमिकल चेंजेस होते हैं, या किस तरीके से वो हमें बीमारी पैदा करते हैं। लेकिन केवल हमें वो जानना नहीं है, हमें उसका सॉल्यूशन भी ढूंढना है। तो ये वर्कशॉप में आपको उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। आमतौर पे आपको बहुत सारी टेक्निक्स दिखाई जाती है, सिखाई जाती है, लेकिन आपने अनुभव किया होगा कि जब भी आप टेंशन में होते हैं, तभी आपको कोई कितना भी अच्छा एडवाइस दे, आप वो स्वीकारने की स्थिति में नहीं होते। आपको पता भी है कि ये सब सही बात है, मुझे ये करना चाहिए, फॉलो भी करना चाहिए, लेकिन तभी आपका मन आपको साथ नहीं देता है। आपका दिमाग को पता चलता है कि ये गलत बात है, ये मुझे छोड़नी है, लेकिन मन उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो तभी उसको ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो कि उसका नेगेटिव थिंकिंग में से बाहर ला करके उसको पॉजिटिव थिंकिंग की ओर लाए। क्योंकि उपदेश तभी काम में आते हैं जब भी आपका पेट भरा हुआ हो, दिमाग शांत हो। अगर आपको भूख लगी हुई है या आपको कमाने की चिंता है, और तभी अगर आपको कोई दुनिया की फिलोसॉफी सिखाए, तो वो आपके कुछ काम की नहीं है, क्योंकि तभी आपका दिमाग पहले आपके रोटी ढूंढ रहा है पेट भरने के लिए। तो उसी प्रकार से जब भी कोई टेंशन में है, उसको नींद नहीं आती है, या तो वो बहुत ही ज्यादा फिक्र में है, या उसका कुछ बड़ा नुकसान हो चुका है, या तो कोई घर के या नजदीकी रिश्तेदार का डेथ हुआ है, कोई ऐसा मानसिक आघात लगा है, ऐसे वक्त में अगर आप उसको उपदेश देते हैं तो वो उपदेश किसी काम का नहीं है। तभी उसको सहारे की जरूरत है, और सहारे के साथ साथ में उसको उसमें से बाहर निकालने की जरूरत है। तो उसके लिए कुछ होम्योपैथी और वेज फ्लावर रेमेडीज होती है, जो कि मानसिक तनाव को कम करती है, स्ट्रेस को कम करती है, मेंटल ट्रॉमा को कम करती है। और वो आपको ये वर्कशॉप में उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी कि आप कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एब्सोल्युटली सेफ है। जब भी ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होता है, तभी आपने कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी बेस्ट फ्लावर रेमेडी या होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, या तो फिर कौन से दवाइयों का रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए, या कौन से टेक्निक का रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए जो कि आपका स्ट्रेस कम कर सके। आपको कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के बारे में बताया जाएगा जो कि आपका स्ट्रेस कम करे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए, आपका एनर्जी लेवल बढ़ाए, आपको इमरजेंसी के दौरान भी आपको हेल्पफुल हो। आपको न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी मिलेगी, क्योंकि खाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आपका सही खाना पीना रहेगा, तो ही आपको हेल्प मिलेगी स्ट्रेस में से बाहर निकलने के लिए। अगर आप फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो आपका एसिडिटी बढ़ेगा, आपका एंग्जाइटी बढ़ेगा। अगर आपको एंग्जाइटी कम करनी है, तो आपको फास्ट फूड कम करना पड़ेगा, नेचुरल फूड ज्यादा खाना पड़ेगा। तो ये सारे टिप्स और
आपको मार्गदर्शन इस वर्कशॉप के दौरान मिलेगा। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में भी जानकारी मिलेगी, जो कि कुछ आयुर्वेदिक ऐसे हर्ब्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करने से हमारा मानसिक आरोग्य काफी अच्छा रहता है। कुछ योगा और एक्सरसाइज की टिप्स होगी, कौन से किस्म की फिजिकल मूवमेंट्स आप कर सकते हैं जो कि आपका फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के काम में आए। कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स होगी कि कैसे आप मन को शांत रख सकते हैं, कैसे आपको अच्छी नींद आ सकती है, मेडिटेशन में हेल्पफुल हो सकते हैं, कैसे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। ये सारा आपको ये मास्टरी वर्कशॉप में, स्ट्रेस मास्टरी जो वर्कशॉप है इसमें पता चलेगा। ये वर्कशॉप जो है ये शुरू होने वाला है 8 सितंबर से 10 सितंबर के दौरान, अगले महीने में, अभी करीबन 3 हफ्ते के बाद में। 8 तारीख को फ्राइडे है, फ्राइडे को रात को 8:30-9 बजे करीबन 1 घंटा फ्राइडे को रहेगा। सैटरडे संडे 2 दिन 2-2 घंटे रहेंगे, यानी ये 4 से 5 घंटे का टोटल वर्कशॉप है, 8, 9 और 10 सितंबर को। और एक्चुअल में इसका जो फीस है वो 1299 1299 रुपए है। लेकिन जैसे अभी फेस्टिवल चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आने वाले दिनों में भी अभी गणपति, नवरात्रि, दिवाली फेस्टिवल्स ही फेस्टिवल्स आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे भारत में फेस्टिवल्स में तोहफा देने का रिवाज होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्ट्रेस का मैनेजमेंट सीख करके अपनी और अपने फैमिली की जिंदगी अच्छी बनाएं, क्योंकि ये जो टेक्निक्स हैं ये आपके अकेले के काम में नहीं आने वाली है, आपके परिवार के लिए भी काम में आएगी, आपके यार दोस्तों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए भी काम में आ सकती है। इस किस्म की ये टेक्निक्स होगी जिसका इस्तेमाल हर एक इंसान कर सकता है। तो ये जो वर्कशॉप है ये 3 दिन का करीबन 4 to 5 आवर्स का वर्कशॉप रहेगा। उसके बाद उसमें आपके रिकॉर्डिंग सेशन भी मिलेंगे आपको ये सेशंस के, और ये इंटरेक्शन सेक्शन होगा। अभी ये जो मास्टर क्लास है वो इन्फॉर्मेशन होता है केवल, इसके लिए इंटरेक्शन हम ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा लोग रहेंगे, सबके सवाल आते जाएंगे, हम उसको एंटरटेन नहीं कर सकते, उतना वक्त नहीं होता है हमारे पास में। लेकिन वर्कशॉप में लिमिटेड लोग होते हैं जो सही में इंटरेस्टेड हैं, जो सही में अपना स्ट्रेस को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ऐसे सीरियसली इंटरेस्टेड लोग ही होंगे, तो उनके जो भी प्रश्न होंगे उनका सॉल्यूशन भी वहां पे तभी मिल जाएगा, और उसके बाद में भी वो लोग रेगुलर ग्रुप में बने रहेंगे ताकि उनको जो भी आगे चल के भी कोई हेल्थ या इमोशनल इश्यूज आते हैं तो उसका मार्गदर्शन भी उनको मिलते रहेगा, यानी वो लोग मेरे वेलनेस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे हमेशा के लिए। तो हमेशा आपको हेल्थ टिप्स मिलती रहेगी, हेल्थ अपडेट्स मिलते रहेंगे। मेरे जो भी फ्री वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं वो अटेंड कर सकते हैं। आने वाले दूसरे जो भी वर्कशॉप्स रहेंगे उनकी जानकारी उनको मिलती रहेगी, हेल्थ के बारे में और वेलनेस के बारे में वो लोग हमेशा सीखते रहेंगे। तो ये जो वर्कशॉप है इसका फेस्टिवल ऑफर जो है उसके मुताबिक ये केवल 299 रुपए, यानी ऐसा देखने को जाएंगे तो एक बर्गर या पिज्जा के प्राइस में आपको लाइफ टाइम के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट सिस्टम सीखने को मिल रहा है। आप अगर कहीं पे भी होटल खाना का नाश्ता करने जाते हैं तो एक बार का आपका फूडिंग 300 से 500 रुपया हो जाता है, और वो केवल वो 2-4 घंटे के लिए ही आपका पेट भरा हुआ रहता है, थोड़ा स्वाद मिलता है, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं। लेकिन ये जो लर्निंग होगा ये आपको जिंदगी भर काम में आएगा, और ना ही केवल आपको, आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी इसका फायदा हो सकता है, आपके परिवारजनों को भी उसका फायदा हो सकता है। कोई भी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, आज अगर आप मेरे पास भी अगर कंसल्ट करने के लिए आते हैं तो मेरा 300 रुपीज कंसल्टेशन फीस है। तो आपका कोई भी प्रॉब्लम रहेगा उसके लिए आप अगर मेरे पास में आते हैं, एक बार के लिए 300 रुपया अगर आपको देना पड़े, तो यहाँ पे आपको 300 रुपये में वो परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है जो कि हमेशा आपको जिंदगी भर काम में आने वाला है। तो ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत कम बार ऐसा होता है कि लाइव सेशंस होते हैं। रिकॉर्डेड सेशंस जो होते हैं वीडियो रिकॉर्डेड करके आपको दे दिए जाते हैं, आप पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं कि नहीं पता नहीं है। मैंने खुद ने ऐसे कई सारे कोर्सेज परचेज किए, लेकिन मुझे बाद में टाइम ही नहीं मिला वो वीडियोस देखने के लिए। लेकिन लाइव सेशंस होते हैं तो वो सही मायने में अभी भी आपने आपका जो 1-1.5 घंटा आपने इन्वेस्ट किया, जिसमें से आप बहुत सारी चीजें सीखे होंगे, कुछ जानकारी नहीं मिली होगी, उसमें से एक दो चीज भी अगर आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो भी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो ऐसे वर्कशॉप जब भी आप अटेंड करते हैं, सीखते हैं, तो वो
सच में आपको काम में आने वाला वर्कशॉप होता है। आप ये स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, इसमें जीपे नंबर भी है और क्यूआर कोड भी है। वैसे तो हम लोग कुछ ना कुछ हमेशा या तो खर्चा कर देते हैं या इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। कई बार जैसे अभी अचानक से अगर समझो कि मोबाइल चेंज करना पड़ा, तो हमें मोबाइल हम लेने को जाएंगे तो हम लोग 12-15 हजार 20 हजार वाला ही मोबाइल लेंगे, हम लोग 5-10 हजार वाला मोबाइल नहीं लेंगे। हायर वर्जन की ओर ही जाने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हम लग्जरी की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा, चाहे जितना भी हमारा बजट हो या ना हो, हम लोग हायर वर्जन की ओर जाते हैं, ज्यादा खर्चा कर देते हैं, जो कि प्रैक्टिकली हमारी जिंदगी में उतना काम ना भी आए। लेकिन सही इन्वेस्टमेंट, कई कुछ लोग जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग और चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। तो हम लोग जिंदगी में कई बार अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन आपको पता है सबसे फायदेमंद इन्वेस्टमेंट कौन सा है? जो इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिटर्न्स दे, बार बार दे, हमेशा दे, और आपका जो मूडी है वो बढ़ते ही जाए, आपका प्रॉपर्टी बढ़ते जाए, ऐसा इन्वेस्टमेंट कौन सा है आपको पता है? वो इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट ऑन सेल्फ, अपने खुद के ऊपर किया हुआ इन्वेस्टमेंट। हम लोग बाकी सब चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो चीजें केवल मटेरियलिस्टिकली हमारे रेट हमें बढ़ा दे, शेयर बाजार कभी बढ़ गया तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, गोल्ड का रेट बढ़ गया तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, रियल एस्टेट का रेट बढ़ गया तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। लेकिन आपको पता है राकेश झुनझुनवाला, जो अभी पिछले साल एक्सपायर्ड हो गए, जो कि इन्वेस्टर के किंग, इन्वेस्टमेंट के में किंग माने जाते थे, 65,000 की उनकी 65,000 करोड़ रुपीस की उनकी प्रॉपर्टी थी। 65,000 करोड़, ये उनका एसेट था उनके पास में। लेकिन उनको किडनी प्रॉब्लम हुआ, उनको डायलिसिस कराना पड़ा। आखिरी वक्त में वो इतने परेशान हो गए थे डायलिसिस की वजह से, क्योंकि वो केवल एक्सटेंशन था, उनको ही पता था कि अभी इसमें से मैं ठीक नहीं होने वाला हूँ और कोई इलाज ही नहीं है, केवल ये मेरी लाइफ प्रॉब्लम कर रहा है। और तभी उन्होंने बहुत ही दर्द के साथ में कहा कि मैं बहुत अच्छा इन्वेस्टर था, लेकिन मेरा वर्स्ट इन्वेस्टमेंट मेरी हेल्थ के ऊपर किया। मैंने इतना सारा इन्वेस्टमेंट करके 65,000 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन मैं अपने हेल्थ के ऊपर मैंने एक पैसे का भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जिसका ये नतीजा है कि मेरी किडनी खराब हो गई और मुझे डायलिसिस करना पड़ा। आज 65,000 करोड़ मेरे पास होने के बावजूद भी मैं वो एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसकी खुशी नहीं ले पा रहा हूँ। यानी आपके पास में सब कुछ हो लेकिन सेहत नहीं है, तो वो कुछ काम के नहीं है। तो ये एक अच्छा मौका है अपने आप को सेहतमंद बनाने का, अपने ऊपर अच्छा सा इन्वेस्ट करने का, जिसके रिटर्न्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे, आपको भी मिलेंगे। उसका एडवांटेज आपके फैमिली मेंबर्स को भी होगा, क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप अच्छे से कमा सकते हैं, अच्छे से आपके घर का स्टेटस आप मेंटेन कर सकते हैं, खर्चा पानी निकाल सकते हैं, अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, मौज शौक कर सकते हैं। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप फैमिली मेंबर्स के साथ में हंसी खुशी जी सकते हैं, उनके साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं, नाच गान कर सकते हैं। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, आपको पहाड़ पे जाना है, तो आपको डोली करने की जरूरत नहीं, आपको रोपवे में जाने की जरूरत नहीं, आप पैदल भी यात्रा कर सकते हैं। आपको ट्रैकिंग का शौक है तो आप अच्छी तरीके से घूमने फिरने जा सकते हैं। आपको फैमिली फंक्शन है, गैदरिंग है, आपकी सेहत अच्छी है तो आप अच्छा सा खाना भी खा सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं और मजे से जिंदगी बिता सकते हैं। तो सभी जगह पर अच्छे से जिंदगी बिताने के लिए, फिर वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, सोशल वर्ल्ड हो, पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, कहीं पे भी आपकी अच्छी सेहत होना बहुत ही जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला है, वो आप जरूर से इसका फायदा उठाइए। आप में से कितने लोग हैं जो लोग सीरियसली ये वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं? यस, ओके।
अमीषा जी अटेंड करना चाहती है। अमीषा जी कहते हैं आप तो नेचुरल फूड खाते हैं लेकिन फिर भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं। यस, हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स के लिए केवल फूड एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक ही रिस्पॉन्सिबल रीजन नहीं है। आपका सराउंडिंग एटमोसफियर कैसा है, रहन सहन कैसा है, आपके हार्मोनल चेंजेस क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें भी उसके ऊपर मायने रखती है। यानी वन ऑफ द फैक्टर इज फूड, बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर। तो कई बार हमारे शरीर में, खास करके फीमेल्स में, हार्मोनल चेंजेस जब भी होते हैं तभी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, इनसिक्योरिटी फीलिंग होने लगती है, डर लगने लगता है, गुस्सा आने लगता है, रोना आ जाता है। ऐसे कई सारे सिम्टम्स चेंजेस होते हैं, लेकिन ये नेचुरल है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। लेकिन वो भी अगर आप टैकल कर रहे हो ठीक से तो उसमें कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। इसके लिए ये होलिस्टिक अप्रोच ये वर्कशॉप में सिखाने की वजह यही है। कुछ लोग जो केवल योगा सिखाते हैं, कुछ लोग केवल एक्यूप्रेशर सिखाते हैं, कुछ लोग केवल न्यूट्रिशन के ऊपर बात करते हैं, तो वो एक ही फैक्टर कवर होता है लेकिन बाकी के फैक्टर कवर नहीं होते। लेकिन ये जो वर्कशॉप है ये इस तरीके का वर्कशॉप है कि जिसमें न्यूट्रिशन भी कवर होगा, एक्यूप्रेशर भी कवर होगा, फिजिकल एक्टिविटीज भी कवर होगी, मेंटल रिलैक्सेशन भी कवर होगा, और साथ में आयुर्वेदिक होम्योपैथी रेमेडीज भी कवर होगी। यानी आपको सारे सिस्टम का एक साथ सहारा मिलेगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि दुश्मन को चारों ओर से घेरना चाहिए, कोई भी एक ही दिशा से नहीं घेरना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक दिशा में जाएंगे तो वो दूसरी दिशा में भाग सकता है। लेकिन अगर हम चारों दिशा से घेर लेंगे तो वो दुश्मन बीच में घेरावे में आ सकता है। तो इसी तरीके से बीमारी को भी उसको मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच होना जरूरी है, और इसके लिए मल्टी थेरेपी होना जरूरी है, और वो भी अल्टरनेटिव थेरेपी जिसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है, जिसमें इफेक्ट ज्यादा है, फायदे ज्यादा है, नुकसान नहीं है। तो ऐसी सब पद्धतियों का ये समन्वय है। ये जो वर्कशॉप है इसमें आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी कि जो आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स आपको पता चल गए तो ये आप आपके फैमिली मेंबर्स में भी शेयर कर सकते हैं, ये उनके लिए भी काम में आने वाले हैं। क्योंकि इम्यूनिटी की जरूरत सबको है, स्ट्रेस रिलीवर की जरूरत सबको है, नींद लाने के लिए या अच्छा स्वास्थ्य बनाने की जरूरत सबको है। न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी मिलेगी तो वो भी टिप्स आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। किसी को तकलीफ होती हो तो आप इमरजेंसी में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स वगैरह भी प्रेस कर सकते हैं, तो उस तरीके से भी मदद रूप हो सकते हैं। यानी ये ऐसा वर्कशॉप है कि जो आपके लिए भी काम में आएगा, आपके आसपास के लोगों के लिए भी काम में आएगा। हार्मोनल चेंजेस जो है वो कोई भी एज में हो सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस टीनेज से शुरू होते हैं। फीमेल्स में देखेंगे तो टीनेज में पीरियड्स आना शुरू हो जाता है, तो तब से हार्मोनल चेंजेस होते हैं। फिर कुछ कुछ लेवल पे वो हार्मोनल स्टेजेस कभी बढ़ जाते हैं, चेंजेस कभी कम हो जाते हैं। तो वो मैक्सिमम जो चेंजेस होते हैं तो वो प्यूबर्टी के वक्त में होते हैं, जब भी पीरियड आना शुरू होते हैं, और बाद में मेनोपॉज यानी पीरियड बंद होना शुरू होता तभी। लेकिन इन बिटवीन भी वो कभी कभी जैसे पीरियड्स आने हैं रेगुलर हर मंथली साइकिल में, तभी मिडवे में भी थोड़े बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जब भी ओव्यूलेशन होता है, अंडबीज जो ओवरीज से निकलता है, ओवा, तो तभी भी कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। पीरियड आते वक्त में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो वो फ्लक्चुएशन है कि ऐसा वो ग्राफ उतर चढ़ करते रहता है। कभी आपका समझो कि जैसे किसी नजदीकी रिश्तेदार का डेथ हो गया या कोई बीमार हो गया, अचानक से आपको टेंशन आ गया, तो भी हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। कभी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जर्नी करना पड़ा, तभी भी थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। कभी कुछ खाने पीने में बदलाव आए तो भी चेंजेस होते हैं। तो हमारे शरीर में निरंतर रूप से केमिकल चेंजेस होते रहते हैं। तो हॉर्मोन्स जो है वो आपके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो भी आपको तुरंत से आपके शरीर में केमिकल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। कभी घबराहट होने लगती है, कभी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, कभी हमें इनसिक्योरिटी फीलिंग होती है, तो कभी हमें रोना आ जाता है। तो ऐसे कई किस्म के अलग अलग सिम्टम्स हमें प्रोड्यूस होते हैं, और हम समझ नहीं पाते, हम बता भी नहीं सकते हैं, सह भी नहीं पाते। और डॉक्टर को बोलते हैं तो डॉक्टर उनको हार्मोन्स की दवाई देते हैं, लेकिन वो दवाई केमिकल बेस्ड होने से नुकसान देती है। लेकिन अगर उसकी वजह होम्योपैथी या आयुर्वेदिक दवाई दी जाए तो वो नेचुरली वो सिस्टम को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कई सारे वजह होती है हमारे शरीर में बदलाव आने की या बीमारियां होने की। तो जिन लोगों को भी सीरियसली इंटरेस्टेड हैं अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, तो उन्होंने जल्द से जल्द डिसीजन लेकर के पहला कदम उठा देना है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करके आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए ताकि एक कंफर्मेशन हो जाए। क्योंकि कोई भी अच्छा डिसीजन लेना है
तो वो तुरंत से इम्प्लीमेंट कर दीजिए, क्योंकि जब हम वक्त के ऊपर छोड़ देते हैं तो फिर वो डिसीजन हमारा डिले होकर के कभी कभार नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। और 300 रुपया ऐसा कोई बड़ी कीमत नहीं है, लेकिन 300 रुपये के सामने आप जो सीखने वाले हैं वो आपके हजारों रुपए बचा सकते हैं। आपके बीमारियों के ऊपर जो खर्चा होने वाले हैं उसके, दवाइयों का खर्चा कम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप अच्छी खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तो अगर आप सच में एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए, नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए, अपने ऊपर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हम महंगे कपड़े लेने में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, हम महंगे कपड़े ले लेते हैं फंक्शन के लिए, या हम कैसे दिखेंगे, तो हमें बाहर के दिखावे के ऊपर बहुत ज्यादा चिंता होती है। लेकिन हमारे अंदर अगर समझो कि डर पड़ा हुआ है, चिंता है, फिक्र है, तो हमारे चेहरे पर खुशी नहीं आएगी। आप कितना भी फेशियल करवा लो, आप गोल्ड फेशियल करवाओ या डायमंड फेशियल करवाओ, लेकिन अगर अंदर से खुशी नहीं है तो आपके चेहरे पर ग्लो नहीं आएगा। अगर आपके चेहरे पर ग्लो लाना है तो आप अंदर से खुशहाल होने चाहिए। और अंदर से तभी खुशी होती है जब आप अंदर से बैलेंस हो, ठीक ठाक हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का मास्टर क्लास आपको पसंद भी आया होगा, कुछ नई चीजें जानने समझने सीखने को मिली होगी, जिसमें से कुछ छोटी छोटी बातें भी आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके आपकी जिंदगी में जरूर से बदलाव ला सकते हैं। और जिन लोगों को सच में आगे बढ़ने की इच्छा है, अपने सेहत के बारे में चिंतित है, और वो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं और खुशहाल जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो उन्होंने आने वाला वर्कशॉप जरूर से अटेंड करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जल्द ही हमारे नेक्स्ट वर्कशॉप में आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। मैं आप लोग वो जो ग्रुप में है वो ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, या मेरे मैसेज जो नंबर से आते हैं वो नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट या पेमेंट की डिटेल्स या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं डिटेल्स दे दूंगा आपको। और जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपका नाम और लोकेशन भेज दीजिए, ताकि मैं आपको मेन ग्रुप में एनरोल कर सकूं। और 8, 9 और 10 ये 3 दिन होने वाले वर्कशॉप में आप लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका कीमती वक्त निकाला। और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वक्त आपने बिताया तो उसका कुछ ना कुछ फायदा आपको जरूर हुआ होगा, कुछ ना कुछ नई चीजें आप सीखे होंगे जो कि आपके आने वाले दिनों में, आने वाली जिंदगी में आपको काम में आएगी। ओके। अमिता जी, आपने पूछा है प्राइवेट कंसल्टेशन कैसे कर सकते हैं, तो मेरा नंबर है, मैं यहाँ चैट बॉक्स में मेरा नंबर लिखता हूँ। आप वो नंबर सेव करके रखिए, मैंने अभी जो स्क्रीन पे भी था वो नंबर, लेकिन मैं चैट बॉक्स में मेरा नंबर लिखता हूँ। या पेमेंट करने के लिए भी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप वो क्यूआर कोड आप देख सकते हैं, या वो नंबर भी आप ले सकते हैं। आपको सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा होगा। आप नंबर भी आप नोट कर लीजिए।
9820 मैंने नंबर लिखा हुआ है ऑलरेडी चैट बॉक्स में। 9820 932363, ये मेरा नंबर है। तो वो नंबर पे जीपे भी है, और जिन लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन करना है वो लोग भी ये नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले आप मैसेज कर लीजिएगा, उसके बाद में हम फोन पे बात कर सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट आप निकाल दीजिए, इसमें क्यूआर कोड भी है और नंबर भी है। मैं ग्रुप में भी वो शेयर करूंगा। यार थैंक यू वेरी मच अमिता जी। आप लोगों के आशीर्वाद मिलते रहे, यही उम्मीद के साथ में मैं मेरे अवेयरनेस क्रिएट करने का ही मेरा मुख्य हेतु है, कि ताकि लोगों को अल्टरनेटिव थेरेपी के बारे में पता भी चले, इंटरेस्ट भी क्रिएट हो और लोग सीखे भी। अब मेरा टाउन में आना तो होता नहीं है कस्तूर जी, लेकिन आप अगर मिलना चाहे तो कभी भी आप डोंबिवली आ सकते हैं। आप मुंबई में हैं तो कभी भी आप मैनेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी पॉसिबल होता है आजकल। ऑनलाइन का ये बहुत बड़ा फायदा है कि आप लोग अपनी जगह पर है, मैं मेरी जगह पर हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और हम लोग हमारा नॉलेज शेयर कर सकते हैं। या आप जरूर से आइए डोंबिवली, फोन करके आइएगा ताकि मैं मेरा टाइम शेड्यूल आपको बता दूं। पहले केवल ऑफलाइन ही सिखाया जाता था, लेकिन ऑफलाइन में एक दिक्कत होती थी कि जो लोग मेरे प्लेस तक या वेन्यू तक पहुंच सके वो लोग ही सीख पाते थे। लेकिन ऑनलाइन की वजह से एक बड़ा फायदा हो रहा है कि कोई भी इंसान सीख सकता है कहीं पे भी बैठ करके। और सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन होने की वजह से ये कोर्सेज काफी इकोनॉमिकल हो गए। ऑफलाइन में प्रीमाइसेस का रेंट लगता है, बाकी के खर्चे लगते हैं, ट्रैवलिंग टाइम लगता है, बहुत सारी चीजें लगती है, जिसकी वजह से कोर्सेज काफी महंगे होते थे। तो वो ज्यादातर या तो थेरेपी सीखते हैं या तो हार्ड एंड फास्ट जिनको सीखना ही है वही सीखता था। हर इंसान सीख नहीं पाता था। लेकिन ऑनलाइन की वजह से ये फायदा, आज 300 रुपीज अगर आप देखने को जाएंगे तो एक निग्लिजिबल अमाउंट है। आज हम कोई भी होटल में जाते हैं, एक बार का खाना अगर हम खाते हैं तो 300 रुपये तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो 300 रुपये में अगर कोई चीज हमें सीखने को मिलती है जिसका जिंदगी भर हमें फायदा होता है, ये सच में बहुत बड़ी बात है। ये ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से, यानी कोविड पेंडेमिक का ये साइड इफेक्ट नहीं है, ये गुड इफेक्ट है। यानी कोविड की वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स हुए हैं, लेकिन उसका ये एक पॉजिटिव इफेक्ट ये हुआ है कि हम लोग कहीं पे भी जाकर के सिखा सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें इसका फायदा लेना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा सीख सके, और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। हमें केवल सीखना नहीं है, क्योंकि नॉलेज तो बहुत सारी चीजें हैं। आप देखेंगे तो यूट्यूब पे इतने सारे करोड़ों वीडियोस हैं, गूगल में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, व्हाट्सअप तो पूरा यूनिवर्सिटी है। लोग लोग सुबह में उठेंगे तब से लेकर के कई सारे गुरु महाराज हमारे सामने पैदा हो जाते हैं, और वो लोग अपना अपना ज्ञान प्रकट करते हैं। तो नॉलेज तो बहुत सारा है, लेकिन केवल नॉलेज होना जरूरी नहीं है। उसका सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए, उसका प्रॉपर तरीका होना चाहिए, वो डाइजेस्टिबल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात तो वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि कॉपी पेस्ट वाला नॉलेज जो होता है वो नॉलेज का कोई मायना नहीं है। क्योंकि आपने कहीं से इंफॉर्मेशन उठाया, दूसरे किसी को लगा दिया। जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं कि यहाँ से एक अच्छा सा कोई भी मैसेज आया, हमें अच्छा लगा, हमने दूसरे ग्रुप में भेज दिया। हमने तो वो चीज फॉलो की भी नहीं है, लेकिन हमें अच्छा लगा इसके लिए हमने भेज दिया। तो वो कॉपी पेस्ट वाला जो नॉलेज होता है, जिसका कोई आधार नहीं होता है। लेकिन जो अनुभव वाला नॉलेज होता है, जैसे अभी मुझे 26 साल का अनुभव है, तो मुझे पता है कि मैंने कैसे कैसे पेशेंट्स देखे हैं, उनको क्या क्या एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स किए थे तो जिनको फायदा हुआ था, कौन से होम्योपैथी दवाई से उनको बीमारियों में फायदा हुआ था, खाने पीने में क्या क्या चेंजेस किए तो जिसकी वजह से उनको फायदा होता है। तो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और ये 26 सालों का मेरा अनुभव का जो निचोड़ है वो मैं वर्कशॉप में लाने की कोशिश करता हूँ। मैं इंडिविजुअली भी थेरेपी सिखाता हूँ, मैं एक्यूप्रेशर सिर्फ सिखाता हूँ, मैग्नेटोथेरेपी है, ग्वासा थेरेपी है, बेस्ट फ्लावर रेमेडीज है,
लेकिन वो किनको जिनको सही मायने में थेरेपी सीखना है उनके लिए, आम इंसान जिनको सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए ये होलिस्टिक अप्रोच है कि जिसमें आपको न्यूट्रिशन के बारे में भी जानकारी मिले, थेरेपी के बारे में भी जानकारी मिले, एक्सरसाइज के बारे में भी जानकारी मिले, लाइफस्टाइल के बारे में भी जानकारी मिले। तो ओवरऑल ये सर्वांगी विकास जिसको हम कहते हैं कि हर एक एंगल से, हर एक तरीके से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, और उसका थोड़ा भी हिस्सा अगर आपने ले लिया तो आपकी बहुत सारी तकलीफें कम हो जाएगी। ठीक है। या ये टोटल वर्कशॉप है वो 4 से 5 घंटे का, यानी 8 तारीख को फ्राइडे है तो वर्किंग डे है, तो उस दिन हम लोग 1 घंटे का सेशन रखेंगे 9 to 10 रात को, यानी आप अपना काम काज निपटा करके आराम से बैठ सकते हैं, आपको उसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। सैटरडे और संडे को करीबन 1.5-2 घंटा दोनों दिन रहेगा, 8:30 to 10 और 10:30 मैक्सिमम। तो यानी 8:30 to 10 और 10:30 ऐसा 2-2 घंटा सैटरडे संडे को और 1 घंटा फ्राइडे को। और उसके बाद में भी आपके कोई क्वेरीज रहेगी तो एनी टाइम ग्रुप रहेगा जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, कुछ ना समझा हो, कुछ जानकारी लेना चाहते हो तो वो आपको उसमें से मिलते रहेगी, मेरा मार्गदर्शन मिलते रहेगा। आप रिकॉर्डिंग सेशन बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, तो ये आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। और जब भी मेरे 1 से वीक फ्री सेशंस होते हैं, एक जनरल टॉक भी होगी जिसमें जनरल इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करते हैं, मेरे कुछ यूट्यूब वीडियोस वगैरह हैं जिसमें भी कई सारी इंफॉर्मेशन है, तो ये सारे हेल्थ और वेलनेस से अपडेट आपको मिलते रहेंगे, यानी आप मेरे कम्युनिटी फैमिली मेंबर्स हो जाएंगे जो कि वेलनेस कम्युनिटी है, और ये जिंदगी भर सीखने के लिए काम में आएगी। तो आगे वही बढ़ता है जो सीखता है, तो सीखते रहना है। मैं भी अभी अभी भी मैं बहुत सारी चीजें सीखता हूँ, अभी भी मेरे कुछ कोर्सेज चालू है, तो सीखते रहना है अगर हमें आगे बढ़ना है तो। सीखते रहेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ते रहेंगे, हमारा विजन ओपन होते जाएगा, हमारी समझ शक्ति बढ़ती जाएगी, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा। तो जितना ज्यादा सीखेंगे उतना हमारे अपने लिए भी काम में आएगा, लेकिन केवल हमें अपने के लिए ही नहीं, हम ह्यूमन बीइंग है तो हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, तो हमारा जो सीखा हुआ है हम दूसरों को भी मदद रूप हो सकते हैं इसके जरिए। तो मेरा यही मिशन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद रूप हो, क्योंकि डोंबिवली में आकर के ट्रीटमेंट करने वाले 10, 20, 50 लोग होंगे, लेकिन सीखने वाले लोग अगर 100 है तो वो 100 लोग 1000 लोगों को मदद कर सकते हैं, 1000 लोग 10 लाख को, 10,000 को मदद कर सकते हैं। यानी इस तरीके से हम कई सारे लोगों तक हमारी सेवा पहुंचा सकते हैं, हमारा ज्ञान पहुंचा सकते हैं, हमारा अनुभव पहुंचा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेहतमंद रखना, यही मेरा मिशन है। और आप सभी लोग मेरे मिशन में सहभागी हुए हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। और उम्मीद करता हूँ जल्दी से जल्द हम आप सभी लोगों से हम लोग वर्कशॉप में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेरीज हो वर्कशॉप से रिलेटेड या और कोई बात हो तो आप मुझे जरूर से मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर के ऊपर। आप लोग ऑलरेडी ग्रुप में हैं तो वो ग्रुप में भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। ओके। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एवरीबॉडी। ओके। अमिता जी आपको डिटेल्स मिल गई है ना सब? ओके। ठीक है। थैंक यू। फिर आप मैसेज कर सकते हैं कुछ लगा तो आपको, और आप एनरोल कर दीजिए वर्कशॉप में। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।